Okay students, today is day 2 of the chapter of metals and non-metals in class 10 batch. Day 2 of the chapter of metals and non-metals. Day 1 में मैंने second half of the chapter को पढ़ाया था. आज first half of the chapter पढ़ा रहे हैं. एक बार आप लोग नोट्स निकालिए. मेटल्स किसे कहते हैं ये सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है. जो एलिमेंट के लास्ट शेल में 1+, 2+ या 3+ रहे वो मेटल. लेकिन अगर 4 वाला तो शेयरिंग करता है और लास्ट शेल में 5 रहे तो क्या करेगा? 3 लेगा. लास्ट शेल में 6 को रहा तो 2 लेगा. लास्ट शेल में 7 रहा तो 1 लेगा और 8 तो स्टेबल. आई रिपीट 1 2 3 4. चौथा तो भैया शेयरिंग करता है. चौथा तो भैया शेयरिंग करता है. 5 को रहा तो बेटा 3 लेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट 285 फॉस्फोरस. तो क्या करता है? 3 लेता है. आई एम टॉकिंग अबाउट 286 सल्फर. तो लास्ट शेल में 6 है तो 2 लेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट 287 क्लोरीन. लास्ट शेल में 1 है तो 1 लेगा. बट इफ आई टॉक अबाउट 281 लास्ट शेल में 1 दे देगा. 282 लास्ट शेल में 2 है दे देगा. 283 लास्ट शेल में 3 है दे देगा. पर अगर 284 है तो शेयरिंग करेगा. शेयरिंग तो एक्सेप्शन में कौन हुआ? शेयरिंग वाला. और 288 वाला ना लेगा ना देगा. तो हमने एस्ट्रिक 2 ठो में लगाया. जरा ध्यान से देखिए. सबसे पहले शुरू करो 281 से. 281 से हम बात किए सोडियम का. लास्ट शेल में 1 दे देगा. फिर बात किए 282 का. लास्ट शेल में 2 दे देगा. फिर हम बात किए 283 का. लास्ट शेल में 3 दे देगा. 284 ना लेगा ना देगा. रादर इट विल डू शेयरिंग. रादर इट विल डू शेयरिंग. फिर हम बात किए 13 नंबर एल्यूमिनियम का, सॉरी फॉस्फोरस का. 285 लास्ट शेल में 5 है तो क्या करेगा? 3 लेगा. लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस. देन बात किए, इधर आ जाना आयुष, खाली इस तरफ. 16 नंबर 286 लास्ट शेल में 6 है तो 6 को देगा कि 2 को लेगा? देन बात किए 287 7 को देगा कि 1 को लेगा? तो हमको तो भैया मेटल पढ़ाना है ना. तो मेटल्स कौन हुआ? जिनके लास्ट शेल में 1 2 या 3 प्लस होते हैं. प्लस वाले मेटल्स, माइनस वाले नॉन मेटल्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी मेटालिक लस्टर. लस्टर बोले तो शाइन. हर मेटल का शाइन होता है. कोई ऐसा मेटल बताइए जिसमें शाइन नहीं होता है? सभी मेटल्स का शाइन होता ही होता है. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड अपीयर्स येलो. मिला आपको? तो गोल्ड अपीयर्स येलो को अंडरलाइन कीजिए. कॉपर्स अपीयर्स रेडिश ब्राउन. कॉपर अपीयर्स रेडिश ब्राउन को अंडरलाइन कीजिए. एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम अपीयर्स व्हाइट को अंडरलाइन कीजिए. तो सबका अपना अपना क्या हुआ? तो अभी पढ़ो, बाद में ले लेना. ठीक. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में, हार्डनेस. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में, हार्डनेस. हर मेटल हार्ड ही होता है, पर एक मेटल है इतना सॉफ्ट कि उसको चाकू से काट सकते हो. पोटेशियम एंड सोडियम आर सो सॉफ्ट दैन दे कैन बी कट विथ अ नाइफ. तो जरा अंडरलाइन कीजिए, हार्डनेस. सारे मेटल्स हार्ड ही होते हैं. कभी कोई सुने क्या कि मेटल को केक नियर काट दिए? जैसे केक काटते हैं, जैसे केक काटते हैं वैसे काट दिए क्या? लेकिन 2 ठो ऐसा मेटल है जिसको काटा जा सकता है. तो वो है सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम होता है वो मेटल. सोडियम एंड पोटेशियम होता है मेटल. नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी. नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी. मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. ठोक ठोक के शीट बना सकते हो. आप वो घर देखें एस्बेस्टस वाला, तो हम बोलने का तो हम लोग एस्बेस्टस का घर बोलते हैं, पर आजकल एस्बेस्टस यूज नहीं होता है. टीना ही लगता है ऊपर में. आजकल टीना ही लगता है. तो वो टीना बना कैसे? ठोक ठोक के शीट बनाया गया. टीना बना कैसे? ठोक ठोक के शीट बनाया गया. सो ठोक कर शीट बनाने का फेनोमेना को बोलते हैं मैलिएबिलिटी. तो मेटल्स मैलिएबल होता है? हाँ सर होता है. डक्टिलिटी, ठोक ठोक कर तार बनाने का जो फेनोमेना है दैट इज कॉल्ड डक्टिबिलिटी. 1 ग्राम सोना को अगर ठोकोगे तो किलोमीटर्स तक तार बनाया जा सकता है. 1 ग्राम सोना को ठोक ठोक के पतला तार बनाया जा सकता है. कम से कम 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है. तो एक बार फिर से बोलिए, हार्डनेस. मेटल्स हार्ड होता है? ऐसा कोई मेटल बताइए जो हार्ड नहीं है? सोडियम एंड पोटेशियम हार्ड नहीं है. इतना सॉफ्ट है कि दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ. दे कैन बी कट विथ अ नाइफ. मैलिएबिलिटी मतलब कौन सा प्रॉपर्टी? ठोक ठोक के शीट. तो हम लोग बोलते हैं ना एस्बेस्टस का घर है. आजकल एस्बेस्टस नहीं लगता, आजकल टीना लगता है ऊपर. तो जो टीना बना, शीट बना, थोड़ा मुंह बंद रखिए ना, फोन अंदर रखिए.
जो टीना का शीट का बना तो वो शीट कैसे आया, ठोक ठोक के शीट बनाए, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। डक्टिबिलिटी, ठोक ठोक के तार बनाए, तार बनाने का जो फेनोमेना दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो कौन सा सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, गोल्ड। 1 ग्राम सोना को अगर आप ठोकिएगा तो किलोमीटर लंबा सोना बन जाएगा, 1 किलोमीटर लंबा सोना बन जाएगा अगर आप 1 ग्राम सोना को ठोकिएगा तो 1 किलोमीटर सोना। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल तो गोल्ड हुआ ना, सबसे ज्यादा डक्टाइल मतलब सबसे कम मात्रा को लिए और सबसे लंबा तार बना दिए। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या लगता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर? कोई ऐसा मेटल बोलो जो बैड कंडक्टर है। लेड, खोज के अंडरलाइन कर लीजिए, लेड बैड कंडक्टर है, खोज के अंडरलाइन कर लीजिए। बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। अब जैसे भानु के घर में सिल्वर का सब वायरिंग किया हुआ है, ठीक है, बड़ा आदमी चांदी का तार का वायरिंग है। ये सब जो तार उर है ना हम लोग का, ये सब जैसे गरीब लोग का घर में तार, ये सब लटकन झटकन ऐसे तार होता है, सोलर वाला, ओके। तो चांदी का तार लगाया तो भैया बड़ा आदमी है, सिल्वर लगाया है, चांदी। अब हम लोग एवरेज आदमी है भैया, कॉपरे से काम चला रहे हैं, वो भी महंगा लगता है हम लोगों को। गेटिंग स्टूडेंट्स, इनके यहाँ सिल्वर है, पैसा का शौक है कि नहीं, इसको बेस्ट से बेस्ट माल चाहिए, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। पेटीएम किया, इसके घर में आ जाता है तुरंत का तुरंत, होम डिलीवरी है। नेम टू मेटल्स, तो स्टूडेंट्स इसमें हम बार बार बोल रहे हैं एक्सेप्शंस आएगा, एक्सेप्शंस आएगा, एक्सेप्शंस आएगा, मेरे को जल्दी जल्दी बोलते जाओ। ऐसे तो मेटल सॉफ्ट होता है, पर दूठ हो ऐसा नाम बताओ। ऐसे तो मेटल हार्ड होता है, पर दूठ हो ऐसा, अरे पहले पूछने दीजिए, पहले पूछने दीजिए। ऐसे तो मेटल्स हार्ड होता है, पर दूठ हो ऐसा मेटल बताओ जो सॉफ्ट है। केक नियर, केक नियर काट, सोडियम एंड पोटेशियम। ऐसे तो मेटल्स गुड कंडक्टर होता है, पर एक बैड कंडक्टर वाला का नाम बताइए, लेड। एक तो ऐसा मेटल का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा डक्टाइल है, 1 ग्राम लिया ठोक ठोक के लंबा किलोमीटर, गोल्ड। अब 2 ऐसा मेटल्स का नाम बताइए, ऐसे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, पर हाथ में, पहले बोलने दो ना जी, हाथ में बर्फ रखते हैं तो तुम्हारी हाथ की गर्मी से, बॉडी के टेम्परेचर से ही बर्फ पिघलने लग जाता है। ऐसा दूठो मेटल का नाम, पहले बोलने दीजिएगा, ऐसा दूठो मेटल का नाम बताइए जो तुम हाथ में रखे हथेली पे और वो पिघलने लगा। ऐसा नहीं होता है कि जैसे ये लोहा है ना, यहाँ पे जो कनेक्टरवा जो है, इसे हाथ पे रखे और पिघलना चालू हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। मान लीजिए जो तार लटक रहा है, इसको हम हाथ पे रखे और ये पिघलना चालू हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। इस तरफ डालिए, दिस वे, दिस वे, दिस वे। फर्स्ट बेंच इज वेकेंट, फर्स्ट बेंच, ओके। तो ऐसा दूठो मेटल का नाम बताओ जो हाथ पे रखने से ही, सेकेंड वन, जो हाथ पे ही रखने से पिघल जाए। गैलियम एंड सीजियम, तो जरा खोज के अंडरलाइन कर लीजिए गैलियम एंड सीजियम को ही। मतलब मोटा मोटी आपको एक्सेप्शंस ही याद रखने हैं स्टूडेंट्स, आपको एक्सेप्शन ही याद रखने हैं। मिला जी गैलियम एंड सीजियम। नेक्स्ट आते हैं सोनोरिटी। आप लोग जिस बेंच पे बैठे हैं उसका लोहा पे मारिए जरा, टन ऐसे आवाज करेगा, वो हो गया। तुम लोग भी तो बैठे हो, तो वजन के कारण वो झंझन झंझन कर रहा है कि झंझनाहट कम हो गया। अगर उठ जाइएगा, छुट्टी के टाइम में बजा के जाइएगा तो टन। सो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सोनोरिटी। व्हाट इज दिस कॉल्ड? सोनोरिटी। तो सबसे जो स्ट्राइक करने पे तो हो गया खत्म, दैट इज कॉल्ड सोनोरिटी। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन एक ऐसा मेटल बताइए जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी इज लिक्विड। मतलब भानु मेरे को बताइए, जो 7 गो पॉइंट पड़े हैं, पॉइंटवा याद करना है कि उसका एक्सेप्शन याद करना है, एक्सेप्शन याद करना है। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। मैं ऊपर की बात पढ़ूंगा, आप लोग हाँ ना बोलते जाइएगा, ठीक है? मैं ऊपर की बात पढ़ रहा हूँ, ठीक है? ऊपर की बात थी लश्चर। अब आइए नॉन मेटलवा में लश्चर होएगा कि नहीं होएगा? तुम बताओ ऐसा नॉन मेटल जिसमें लश्चर होता है। आयोडीन। खोजते रहो ना जी, एक्सेप्शन में मिल जाएगा। अरे नॉन मेटल है, देखो तो तुम ही पेचो कोথায় আছে বলো।
एक्सेप्शन देबा আছে ওখানে 2 নম্বরে जाओ, 2 নম্বরে जाओ। फिर से हम ऊपर का पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे ऊपर का, तुम लोग नीचे का जवाब दोगे, ठीक है। ऊपर हम पढ़े मेटालिक लश्चर, तुम बोलो नॉन मेटल्स में होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा एक एक्सेप्शन बताओ नॉन मेटल का जिसमें लश्चर होता है। अरे पेच हो, ओके। फिर हम ऊपर गए हार्डनेस, मेटल्स हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। पर एक ऐसा नॉन मेटल है कार्बन जो कि हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, बीच में ना बोले, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। कार्बन के एलेक्ट्रोप्स होते हैं, एलेक्ट्रोप्स, कार्बन के एलेक्ट्रोप होते हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड। क्लास 8 में पढ़ाया गया था ग्रेफाइट एंड डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कार्बन के एटम्स इस तरह से अरेंज रहते हैं टेट्राहेड्रली कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और सबसे कड़क। इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, पूरे ब्रह्मांड का सबसे हार्ड सब्सटेंस डायमंड होता है। बीच में ना बोले, मेरा पढ़ाने का तरीका देखो, हम पढ़ा ऊपर वाला रहे पर पूछे नीचे वाला। तो ऊपर था हार्डनेस, तो तुम नीचे बोले कि नहीं 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 हार्ड नहीं होता है नॉन मेटल, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल का नाम बताओ जो हार्ड होता है। तुमने बोला कार्बन, हमारे चट से हम बोले कार्बन नहीं होता है, तो तुम बोले कार्बन का एक एलेक्ट्रोप डायमंड, हम बोले हाँ अब सही है। फिर से हम पढ़ा ऊपर वाला रहे, पूछ नीचे वाला रहे। ऊपर वाला का सेकंड पॉइंट था हार्डनेस, तुम बोले नीचे का नॉन मेटल्स में हार्डनेस नहीं होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन बताओ नॉन मेटल का जो हार्ड होता है, तुमने बोला डायमंड, मारे चट्ट से बोलो कार्बन का एक इलेक्ट्रोप है डायमंड जो हार्ड होता है। इनफैक्ट इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ओके। अब जब इसका बतवा किए हैं तो इसका भी बतवा करिए लिए। दोनों के दोनों कार्बन के चचा भतीजा हैं कि एलोट्रोप्स हैं। ग्रेफाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोप है जो आप पेंसिल खरीदते हैं नया ना, तो दोनों तरफ से छील दीजिएगा, इधर से भी छीलिएगा और इधर से भी छीलिएगा, दोनों तरफ से छील लिए और नोकिया को इसे पकड़ लीजिएगा। नोकिया को पकड़ने के बाद मोमबत्ती जलाइएगा, मोमबत्ती का लौ में वो नोकी को उधर रखिएगा, ठीक है। सुहाना सफर और ये मौसम, अबे साला जल गया यार, कैसे जला बताओ। इससे कंफर्म हुआ कि आप उधर बड़ा आराम से गाना गा रहे थे ऐसे ऐसे, और गरम इधर वाला नोकी को किए, लेकिन इधर आपको गर्मी ट्रांसफर होकर आया। तो भैया पेंसिलवा का नोकी से कैसे आया? पेंसिलवा के नोकी के अंदर होता है कार्बन, क्या होता है? कार्बन, क्या होता है? कार्बन। अब कार्बन से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? अरे हुआ ना जी, अभी ना हाथ जला मेरा, गजब कर रहे हैं एकदम। हाथ जल गया तो इससे हीट का तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर हम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट के दौरान ये लेते हैं रबर कॉर्क और इसमें काटी गाड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट, यू रिमेम्बर ना? अरे उस दिन जो बहा रहे थे, बह के जो गया था, रिमेम्बर ना? Zn, ओके, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल इज एंड नेगेटिव टर्मिनल। आज क्या करेंगे? आज के की करबो, आज के काटी गाड़बो की काटी गाड़बो ना? नहीं, काटी नहीं गाड़बो। आज के पेंसिल जो है ना, पेंसिल, पेंसिल के गाड़े देबो, पेंसिल के गाड़े देबो। अरे पेंसिल भोग दो। और ये जब तुम स्विच ऐसे टिपोगे ना तो तुम देखोगे अरे एक्सपेरिमेंट पेंसिलवा के कारण भी हो रहा है। बात पेंसिलवा का नहीं है, पेंसिलवा का जो नोकी यहाँ और यहाँ था, तो भीतरे भीतरे पेंसिल का नोकी कंडक्ट कराया इलेक्ट्रिसिटी को भी। थोड़ी देर पहले मेरा जो हाथ जला था वो हीट को कंडक्ट कराया था, और इस बार काटी गाड़ दिए कि पेंसिल गाड़ दिए हैं। तो पेंसिल ने क्या कंडक्ट कराया बोलिए? इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों बातों में मैंने ये साबित कर दिया कि नॉन मेटल ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन वैसे, कैसे? वैसे कंडक्टर होता है। ओनली वन इज देयर, कार्बन का इलेक्ट्रोप ग्रेफाइट। पेंसिल को गर्म किए तो हाथ भी जला और गाड़ दिए तो बिजली भी हुआ। एंड दिस इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। तो हम पढ़ा ऊपर वाला रहे, पूछ नीचे वाला। अब ऊपर तीसरा है मालेबिलिटी, ठीक है? क्या है?
मैलिबिलिटी। नीचे आके बोलो आराम से, नॉन मेटल मैलेबल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है। ऊपर जाओ, डक्टिलिटी, ठोक ठोक के तार बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नॉन मेटल नीचे आके देखो होता है कि नहीं होता है? पांचवा ऊपर जाओ, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोलो ऐसे तो नहीं होता है, पर वैसे होता है। कौन होता है? कार्बन का इलेक्ट्रोप, दैट इज ग्रेफाइट, इजंट इट? ऊपर आओ, सुन रस, टन 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 जो बजा था, नीचे आओ, टन टन बजेगा कि नहीं बजेगा? ठीक है, ऊपर जाओ, सातवां, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नीचे बोलो, बोलो ऐसे ज्यादातर नॉन मेटल गैस ही होता है, पर ऐसा नॉन मेटल बोलो जो लिक्विड है, ब्रोमीन है। एक ऐसा नॉन मेटल बोलो जो लिक्विड है। तो ऑफिशियली आपको एक्सेप्शंस का एक लिस्ट दिया गया है। क्या लगता है मेटल्स के लिए एक्सेप्शन का लिस्ट था कि सेंटेंस वे में लिखाए थे? पर नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन का लिस्ट दिया हुआ है। अभिषेक सिंह जरा एक्सेप्शंस का लिस्ट को जोर से पढ़िए। पहला सुनिएगा जरा, नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन इज अ लिक्विड। ब्रोमीन को ऐसे एनसर्कल कर लो, ऐसे करके गोला लगा लो, ऐसे 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 ऐसे। क्या जी गरीब का मजाक उड़ाते हो? पुराना शर्ट पहन के आए बोल रहे हो। चलिए अभिषेक सिंह सेकंड पॉइंट पढ़िए। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट शाइन्स। शाइन्स को शटर उठा दें, शाइन्स को गोला मारो, शाइन्स को मारो जी गोला, आयोडीन को भी गोला मारो। अभिषेक सिंह थर्ड पॉइंट पढ़िए। कार्बन इज अ नॉन मेटल बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोला मारो गुड कंडक्टर को, मारो। डोंट हैव द नोट्स, व्हाई? चौथा पढ़िए। डायमंड एन इलेक्ट्रोपोस कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। गोला मारो हार्डेस्ट नेचुरल और सब्सटेंस को भी गोला मारो। ठीक, अब क्या लगता है आकांक्षा, इतनी देर जो पढ़े इससे कोई क्वेश्चन आंसर आएगा कि यू विल जस्ट गेट 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? ओके, नाउ कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टी। व्हिच वन? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये भंडारी नहीं है, ये वो है, आंटी वाला है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ खाली है, वहाँ खाली है, मित्तल के पीछे, मित्तल के पीछे। मित्तल आज स्मार्ट लग रहा है। मित्तल बर्थडे है आज, शर्ट एकदम बढ़िया वाला पहने हो। सही में, सही में मित्तल। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बोलने दीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सभी लोगों को नोट्स में मिला। हम कहाँ हैं? पहला है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, ये शुरू में ही पढ़ाए थे 281, लास्ट में एक है दे देगा। पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाँ 282, दो ठो है दे देगा, देने वाला दानी, दे के भी प्लस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाँ 283 एल्यूमिनियम, लास्ट में 3 देगा कि 5 लेगा? 3 देगा, देने वाला दानी, दे के भी प्लस। हाँ, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इससे आप सहमत हैं कि नहीं है? पर ये सारे नॉन मेटल्स थे ना, तो हम तो अभी मेटल्स करना पड़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव 4 वाला तो शेयर करेगा, शेयरिंग भी बताया हुआ है मैंने ना, शेयरिंग पहले भी बताया था। एक के पास सिम कार्ड, एक के पास फोन है। सेकेंड पॉइंट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। एसिड बेसिस हम ही पढ़ाए तुम लोग को। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड में पानी मिलाने से बेस बनता है। मैंने कुछ इस तरह से पढ़ाया था कि मेटल होता है सख्त चीज, पर उसका उत्पत्ति जो मतलब वो जिस चीज का उत्पत्ति करता है वो नरम चीज करता है, बेस। और नॉन मेटल होता है नरम चीज, पर वो उत्पत्ति करता है कड़क चीज, दैट इज एसिड का। मैं लिखूं कि याद आ रही है वो बात? फिर से मैं बोल रहा हूं, नॉन मेटल का मतलब मन में आता है नरम, और मेटल का मतलब मन में आता है कड़क। लेकिन जो कड़क चीज है ना मेटल, वो उत्पत्ति देता है नरम चीज का, और जो नरम चीज है नॉन मेटल, वो उत्पत्ति देता है कड़क चीज का। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस पनिया, एसिड। कड़क चीज दिया एसिड। अब शुरू करो मेटल से, जो कि सुनने में ही लगता है कि भैया मेटल मतलब कड़क है। मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटालिक ऑक्साइड में पानी मिलाए तो बेस। तो एक बार हम लिख ही दे रहे हैं क्योंकि एक प्रश्न और पूछना है मेरे को। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मेटालिक ऑक्साइड, और इस मेटालिक ऑक्साइड में पनिया मिलाए तो बेस हुआ।
अब मेरा एक प्रश्न अनुराग आपसे है। अनुराग, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तुम्हारे स्कूल में बेस हो गया फिनिश, क्या हो गया? और तुम्हारा मास्टर तुमको दो बात बोला कि वो सब से हमको मतलब नहीं है, सॉल्ट प्लस H2O चाहिए ही चाहिए। रुकिए अभी। और एक बार और मास्टर बोला कि नहीं हमको उससे मतलब नहीं है, बेस फिनिश हुआ तो हुआ, हमको सॉल्ट प्लस H2 चाहिए ही चाहिए। एक दिन बोला हमको मतलब नहीं है, सॉल्ट प्लस H2O चाहिए चाहिए, और एक दिन बोला हमको उससे मतलब नहीं है, सॉल्ट प्लस H2 चाहिए। तो बेटा बेसवा खत्म हो गया, फिनिश हो गया, तो बेसवा के जगह पे कौन चीज यूज करोगे? नॉन मेटालिक। छी बाबा कैसे बोल रहा है ये, छी बाबा कैसे बोल रहा है ये। बेस के जगह पे मेटालिक ऑक्साइड यूज कीजिएगा ना। ये नरम है तो बना किससे? मेटालिक ऑक्साइड से। यहाँ पे मेटल। अब मेरे को ये बताइए, आप दोनों प्रश्नों में अलग अलग जवाब क्यों दिए? इसमें H2O चाहिए, क्या चाहिए? H2O, तो मेटालिक ऑक्साइड। पर इसमें H2O चाहिए कि H2, बस H2 चाहिए। सो देयर शुड बी O कि नो O? अनुराग, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुमने बेस के जो उत्पत्ति का कारण है वो यूज किया, मेटालिक ऑक्साइड। तो क्या मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं? ओके, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हारा स्कूल कंगाल हो गया, बेस फिनिश हो गया, तुम उसके जगह पे मेटालिक ऑक्साइड यूज किया क्योंकि बेस के उत्पत्ति का कारण मेटालिक ऑक्साइड है। तो मेटालिक ऑक्साइड काहे कर रहे हो? नहीं मतलब मेटालिक ऑक्साइड क्यों कर रहे हो? H2O चाहिए, तो मेटालिक ऑक्साइड आर ऑल्सो कॉल्ड। और तुम्हारा स्कूल एकदम है कंगाल है, मेटालिक ऑक्साइड भी नहीं है, बस मैचल है, मैचल। तो क्या मिलेंगे? तो मेटालिक ऑक्साइड आर ऑल्सो कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। सभी बच्चे जरा नोट्स में आइए, रिएक्शन में तो ऑक्सीजन। रेडी? रेडी? मेटल प्लस H2 नहीं प्लस O2 गिव्स अस मेटालिक ऑक्साइड। ब्रैकेटवा में बेसिक ऑक्साइड लिखा है तो कोई कष्ट हो रहा है आपको? वी कैन राइट इट ना। ओके, अब नीचे उतरिए, Cu प्लस O2 दिया, CuO ब्रैकेट में लिख दिया बेसिक ऑक्साइड। तो तुमको क्या कष्ट है भाई? प्लस HCl, तो बोलो बेसिक ऑक्साइड लीजिए चाहे बेस लीजिए, HCl जो कि एक एसिड है तो उसके साथ क्या देंगा? तो बढ़ो तो सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सॉल्ट मतलब कॉपर क्लोराइड, सॉल्ट मतलब कॉपर क्लोराइड CuCl2, और वाटर मतलब H2O तो दे ही रहा है। पूरा फ्लो वहां ज्यादा क्लियर हुआ कि यहाँ पे बढ़िया से क्लियर हुआ था? यहाँ पे बढ़िया से क्लियर हुआ। जो अनुराग से हमने दो बात पूछा कि तुम्हारा स्कूल कंगाल है और एक बोले महाकंगाल है। कंगाल है तो मेटालिक ऑक्साइड यूज करके H2O, क्या मिला? H2O, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड लिया। अब एकदम है महाकंगाल स्कूल है तो मेटल, तो H2O मिलेगा कि O नहीं मिलेगा? तो इसलिए इसको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। बातें क्लियर है? आ जाए नेक्स्ट पेज में, आइए आइए। हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बड़ी मस्त चीज है। मिला है एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 तुम लोग उसी पेज में? क्या एम्फोटेरिक? ओके ओके, आई डोंट हैव माय नोट्स, आई हैव द ओल्डर वर्जन। जो भी है मतलब समझ रहे ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बढ़िया से खचर खचर करके अंडरलाइन करो। आई हैव गॉट द लास्ट ईयर एडिशन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड काटना नहीं बोले, खचर खचर अंडरलाइन करने बोले हैं। देखिए आकांक्षा, बड़ी मस्त चीज है। ऐसे ऐसे तो मेटालिक ऑक्साइड किसके उत्पत्ति का कारण है? तो ऑब्वियस बात है, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। छोड़ो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बाद में बताएंगे। अब चलो, अब जब बात आ ही गया तो आ जाते हैं अब नॉर्मल में। दिल पे मत लीजिएगा बस, ठीक है ना? दिल पे मत लीजिएगा। टीचर्स डे का तैयारी हो रहा था, ठीक है? मतलब पहले समझो, तो उधर से चंदा लेना चालू किया आकांक्षा गर्ल्स लोग से, 101 रुपए करके सभी गर्ल्स से। और जो गर्ल नहीं देना चाहे बोली सोच लो फ्यूचर PM है हम, तुम्हारा वार्ड का पानी और नल पानी सब रुकवा देंगे, ठीक? अब इधर से आया अभिषेक सिंह, रे आकांक्षा का सुन रहे हैं, तैयारी वारी कर रही है बेटा, हम लोग के रहते आकांक्षा कैसे रे? हाँ, कौन चीज का मतलब का हम लोग चूड़ी पहन के बैठल हैं? रे भाई लोग, तुम लोग 151 रुपया करके लेके आएगा। साला कम समझ रही है का? मतलब नहीं बोलते हैं तो मतलब का 151। अभी आगे सुनो, मेन कहानी अभी बाकी है। आकांक्षा एक अपना वो सब ऑक्साइड थी, मतलब मेटालिक ऑक्साइड,
और ये अपना वो सब था। ध्यान से सुनना जी, बड़ी मस्त है, दिल पे बस मत लेना। अपना अभिषेक सिंह बोला कि आकांक्षा जब मेटल ऑक्साइड है तो कहा हम लोग का टीचर्स डे नहीं मना सकते हैं। बहुत टीचर डे स्कूल में मनाया हम लोग। भाई लोग 151 लाएगा, वो लोग 101 जमा करे 151 लाएगा, ठीक। और जिसको कम पड़ेगा वहाँ पे हमको बोला, हम भानु से पेटीएम करवा देंगे उसके लिए, उसका पैसा भानु भरेगा। अब सुनो मेन खेला। एक हुई आकांक्षा मेटालिक ऑक्साइड, बहन लोग को संभाल रही है, और एक हुआ अभिषेक सिंह, भाई लोग को संभाल रहा है। दिल पे बस मत लीजिएगा हम बोले कि नहीं बोले आगे। आया वो अनुराग, आगे सुनो। ये बेटा व्हाट्सएप में गर्ल्स ग्रुप बनाया है, उसमें भी नाम रख लिया अपना, घुस गया है। सुनो, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में बॉयज ग्रुप बनाया, उसमें भी घुस गया। अब व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखेगा तो लड़का वालों को तो पता नहीं चलेगा, और टेलीग्राम में ऑनलाइन दिखेगा तो लड़कियों लोगों को पता नहीं चलेगा। दोनों तरफ से चंदा वसूल रहा है। अब उसका करने वाला टीचर्स नहीं है, उसका जन्माष्टमी करने वाला है, दही हांडी। मतलब ये दोनों जगह आगे आप समझ रहे हैं। तो वैसे ऑक्साइड जो बहनों के साथ भी और भाइयों के साथ भी, मतलब बतवा समझो जी, बातें याद रह जाती है। नॉर्मली तुम क्या सोचे, मेटल ऑक्साइड है भैया तो हाँ मतलब लड़की, हाँ ठीक है, मेटल ऑक्साइड लड़की और नॉन मेटल ऑक्साइड लड़का। अब एक ऐसा ऑक्साइड है जो लड़की लोग के साथ ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे भी, और लड़का लोग के साथ टेलीग्राम में भी बनाया है। दोनों के साथ चंदा वसूल रहा है, लेकिन टीचर्स डे नहीं करेगा, जन्माष्टमी करेगा उसका। बोलना ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो उसके साथ भी वो सब करके सॉल्ट वाटर देते हैं, और उसके साथ भी वो सब करके सॉल्ट एंड वाटर देते। सॉल्ट एंड वाटर है मतलब लेना चंदा ही है, पर उसके साथ भी वो सब कर लिए, और उसके साथ भी वो सब कर लिए, फाइनली सॉल्ट एंड वाटर। आई होप आपको बातें याद रहेंगी। कुछ इस प्रकार के भी ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों तरफ खेला खेलते हैं, बातें याद रहेंगी। अरे बोलो ना जी, बतवा याद रहेगा। 3 सेंटेंस में बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। 3 सेंटेंस में कंसंट्रेट करना, मजाक नहीं। मेटल ऑक्साइड सबके मन में आया, मेटल मतलब कड़क वाला ऑक्साइड। चुप। मेटल ऑक्साइड, मेटल मतलब कड़क वाला ऑक्साइड। तो भैया कड़क तो उत्पत्ति का कारण नरम चीज का होगा, मतलब बेस जैसा है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देगा, ठीक। एंड एक और तरह का है जो इसके स्थान पे काम करेगा, किसके स्थान पे, एसिडवा के स्थान पे काम करेगा, वो है NM ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो भैया NM मतलब नॉन मेटल मतलब नरम। तो भैया नरम मतलब उसका उत्पत्ति का कारण वो किसका बना, कड़क का। किसका उत्पत्ति के कारण बना, कड़क का। मतलब ये एसिड की उत्पत्ति के कारण बना है। मतलब ये रिएक्ट किससे करेगा, बेस से। तो ये सॉल्ट एंड वाटर, मतलब ये बहुत अच्छा बॉर्डर लाइन पे आपने लाइन खींच दिया है कि भाई एकदम क्लियर कंसेप्ट है। एक ऐसा ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ वो सब करते हैं, एक ऐसा होते हैं मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ वो सब करते हैं, और एक ऐसा ऑक्साइड होते हैं जो बेस के साथ वो सब करते हैं। ध्यान से सुनना, एक ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड के साथ वो सब करते हैं, तो गिव सॉल्ट एंड वाटर, और एक ऐसा होता है जो बेस के साथ करते हैं। जो बेस के साथ वो सब करते हैं वो किसके उत्पत्ति का कारण बने हैं, और जो एसिड के साथ वो सब कर रहे हैं तो बेस का। लेकिन इन दोनों के अलावा जो तीसरका है ना, एम्फोटेरिक अनुराग, ए फॉर एम्फोटेरिक, ए फॉर अनुराग, वो कभी कभी उनके साथ भी कर लेते हैं और कभी कभी उनके साथ भी कर लेते हैं। टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। बातें मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लास्ट क्लास का पढ़ाई याद है जी, एल्यूमिनियम बड़ी किचिर किया था। एल्यूमिनियम वो जो चुआए नहीं थे, थर्माइट रिएक्शन याद आ रहा है। रेलवे ट्रैक टूट गया तो क्या रेलवे ट्रैक को उठा के लाइएगा कि ट्रैक के पास रिएक्शन कराएंगे सोल्डरिंग, और वहां पे मोल्टन आयरन मिलेगा, मोल्टन आयरन को ऐसे चुआ देंगे। तो you remember when aluminium is used as a reducing agent, then reduction happens, but the metal obtained is at a molten state. मजाक नहीं कर रहे जी, हंसी मजाक करके काम का बतवा याद करा रहे हैं। तो तुमको एल्यूमिनियम शुरू से याद करवा रहे हैं, और शुरू दिन से वो पानिया में बहा था, कुछ याद आ रहा है? जिंक पढ़ाए थे,
यू पीपल आर नॉट लिसनिंग भाई। एल्यूमिनियम शुरू दिन से पढ़ा रहे हैं। एल्यूमिनियम के साथ क्या था बोलो? एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जब यूज करिएगा तो फेरिक ऑक्साइड को फेरिक में तो कन्वर्ट करेगा, पर मोल्टन स्टेट में जिसको जाके वहां चुआ देते थे। तो एल्यूमिनियम फर्स्ट डे से पढ़ा रहे हैं। और पानी में वो जो जोशिया जाया नहीं बेचारा शर्म से, वो जो बह के जाता था, यू रिमेंबर, तो जिंक ही पढ़ाए थे ना। मतलब दो एग्जाम्पल्स बड़ा आसानी से आपको याद हो गया है। कौन से ऐसे दो ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक हैं, मतलब जो उसके साथ भी वो सब करते हैं और उसके साथ भी वो सब करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। सभी लोग एग्जाम्पल में आओ तो आपको Al2O3 मिला प्लस HCl के साथ कर रहा है। HCl बोले तो कौन सी? एसिड। अब एग्जाम्पल 2 में आओ, नहीं एग्जाम्पल 1 एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही में HCl से करवा दिए। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किससे करा रहे हैं? NaOH से करा रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, HCl से भी वो सब कर रहा है और NaOH से भी वो सब कर रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो सब का मतलब समझे? सॉल्ट प्लस वाटर। वो सब का मतलब समझे? सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब HCl दिख रहा है तो आपके मन में क्या है कि अच्छा एसिडवा के साथ वो सब किया, और जब Al2O3 NaOH के साथ दिख रहा है तो किसके साथ किया? बेसवा के साथ। इसी प्रकार से जरा आकांक्षा मेरे को ZNO की कहानी बताइए, दोनों एग्जांपल्स को देखते हुए ZNO की कहानी बताइए। ZNO पहले क्या कर रहा फिर क्या कर रहा, बताइए आराम से। उतना इंग्लिश नहीं बोला, हिंदी भी चलेगा। ZNO पहले एसिड के साथ कर रहा है। एसिड बोले तो कौन? एक बीच में मत बोलिए, आकांक्षा को बोलने दो ना भाई। हाँ, किसके साथ कर रहा है? एसिड के साथ। एसिड बोले तो HCl के साथ कर रहा है, ठीक है। वो सब कर रहा है ना, सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, ठीक है। यस, वही ZNO। कौन? वही ZNO। कौन? वही ZNO सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा। तो मेन बतवा क्या हुआ? एक ही चीज है पर कर दोनों के साथ रहा है एक ही चीज पर कर दोनों के साथ रहा है। अब इस बात को जरा लाउडली समझाइए अभिषेक सिंह, जोर से समझाइए। जिंक वाला ठीक है, चलो दूध समझाओ। ZNO वाला दोनों के साथ क्या क्या कर रहा है बताओ? ZNO ब्लैंक है। गर्ल्स कंटिन्यू करिए। हाँ जी समझाओ ना। हाँ, बेस से भी, देखिए ना कितना बढ़िया बोला लड़का। एसिड से भी और बेस से भी। तो कृपया एम्फोटेरिक ऑक्साइड को खचर खचर करके अंडरलाइन कर लो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है? PSC HCU HG AG AU PT याद है? हाईली रिएक्टिव ये तीन ठो, मीडियम रिएक्टिविटी यहां तक, एंड दीज आर ऑफ लो रिएक्टिविटी, मीडियम, लो और ऊपर वाला हाई। ये तीनों इतना हाईली रिएक्टिव है, राज आर्यन फोनवा छोड़ दो बाबू, देश का 100-200 करोड़ का नुकसान 1 घंटा के लिए होने दो। चलो आ जाओ। PSC मेजेंटल HCU HG AG AU PT। जस्ट लिसन टू मी, बोलोगे तुम कोटटाई वाला मास्टर बन के भी पढ़ा सकते हैं। तो ये तीन इतने रिएक्टिव है, मतलब इतने ज्यादा, बीच में ना बोलिए, मतलब इतने ज्यादा रिएक्टिव है, इतनी ज्यादा। उस दिन भी याद आ रहा है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो किसी को छोड़ नहीं सकता है, पकड़ के रखता है। एफिनिटी, पता नहीं हमें एग्जाम्पल कुछ दिए थे, आई डोंट रिमेम्बर। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, इन लोग कुछ भी हो जाए बीजेपी नहीं छोड़ेगा। एफिनिटी इतना बहुत ज्यादा है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को थोड़ा सा लालच देकर कांग्रेस में ला दो और लालच देकर जेएमएम में ला दो, तो एफिनिटी किसी के लिए भी है कि किसी के लिए एफिनिटी नहीं है। सो दे आर क्वाइट अनस्टेबल ना। बट जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो पकड़ लिए तो पकड़ लिए, तो एफिनिटी अब याद आ रहा है। तो ये तीनों इतने रिएक्टिव है, इतने रिएक्टिव है, इतने रिएक्टिव है कि हवा के संपर्क में भी आते हैं तो इट कैचेस फायर। हवा के भी संपर्क में आते हैं तो इट कैचेस फायर। तो हवा के सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए, अब ऐसा तो नहीं है काल कोठरी में बंद कर दिए कैदी नंबर 420 बना के, वहां पे भी हवा आए गई। तो ऐसा कौन सा जगह रखे कि हवा ना आए? तो केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। केरोसिन मतलब ऑयल, तो ऑयल में तो कोई हवा नहीं ना आएगा। अब जैसे मछली का बाउल जो हम लोगों का, उसमें डुबा के रखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी तो आ जाता है।
लेकिन मट्टी तेल केरोसिन में तो आपको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो केरोसिन में डुबा के रखा जाता है या फिर इनके ऊपर पेंट चढ़ा दिया जाता है उस मेटल का पेंट चढ़ा दिया जाता है जिसपे कोई असर नहीं हो हवा का। जैसे ठंड लगा या बारिश हुआ तो तुम प्लास्टिक का कुछ पहन लिए जिसको रेनकोट बोलते हैं, तो प्लास्टिक वाला जब पहनते हैं तो उससे पनिया घुसता नहीं है अंदर शरीर में, लेकिन अगर ये शर्ट पहन के जाएंगे तो पनिया घुस के अंदर शरीर को गीला करेगा, ठंडा लगेगा, बुखार हो जाएगा। तो प्लास्टिक का जो पहनते हैं रेनकोट, वो रेनकोट का कोई मतलब नहीं है, वो रेनकोट बस ये करता है कि पानी को अपने में टच करके झाड़ दोगे तो झड़ा जाएगा, अंदर नहीं जाने देगा। तो इनको या तो आप डुबा कर रखिए केरोसिन में डुबा के रखिएगा तो यू आर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दे विल नॉट रिएक्ट। हवा में लाए नहीं कि घटाक से एकदम फटाक से रिएक्ट कर जाएगा, हवा में आग लग जाता है। या तो केरोसिन में डुबा के रखिए या तो इस पे एक ऐसा परत लगाओ। तो बोलो हम लगा देते हैं गोल्ड का परत, हम बोले हाँ लॉजिकली तो सही है क्योंकि गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव, ना हवा का असर, ना पानी का असर, ना पसीना का असर, ना कोई चीज का, पर गोल्ड महंगा पड़ेगा तो थोड़ा और सस्ता सिल्वर लगा दो, मरकरी तो सर लिक्विड हो गया, लेड लगा दो, टिन लगा दो, निकल लगा दो, आयरन लगा दो, जिंक लगा दो, वो लगा दो जो ढांक दे अंदर के उस मेटल को। तो तुम हाथ रेस करके बोले सरवा पगला गया है, बेटा आयरन लगाने बोला है, आयरनवा का खुदे का भरोसा है, खुद का भरोसा है, 4 दिन में बेटा आयरनवा खुदे जंग लग जाएगा। आई एम नॉट जोकिंग, गेटिंग भावना, गेटिंग। तो आयरन लगाएगा बेटा, आयरन का खुदे का भरोसा नहीं, 4 दिन में तो खुदे जंग लग जाएगा। तो आप जिंक लगा दो, जिंक महंगा है थोड़ा लेकिन लगा दो, जिंक में तो जंग नहीं ना लगेगा। टिन लगा दो, अच्छा टिन में जंग लग जाएगा, तो इसीलिए लगाया जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हल्का भी होता है, जंग भी नहीं लगता है, तो ढकने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। बात एल्यूमिनियम का है कि बात अंदर वाले को बस एक्सपोज्ड एयर से बचा देना है। तुम गोल्ड भी लगा सकते हो पर महंगा है, सिल्वर लगा दो महंगा है, आप कॉपर लगा सकते हैं, मरकरी तो चलो लिक्विड है, लेड, टिन ये सब लगा दो, आयरन लगा दो, पर आयरन का भट्टा का खुद का भरोसा नहीं है, वो जंग लग जाएगा। तो इसीलिए चूज किया गया एल्यूमिनियम को, बिकॉज इट इज वेरी लाइट, हल्का भी होता है और इसमें जंग भी नहीं लगता है। तो अब सभी लोग आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट हैपेंस टू के एंड Na, पोटेशियम एंड सोडियम, कैन यू सी दीज टू? क्वेश्चन जब नहीं मिले ना तो हाथ रेस करो, बोलो सर आप कहाँ पढ़ रहे हैं, हमको नहीं बुझा रहा है, सपना रहे हैं आप, हमको बताइए कहाँ पढ़ रहे हैं आप। What happens to K and Na when kept in open? Why are they immersed in kerosene? Answer देखिए, if kept in open they react so vigorously, कितना अच्छा इंग्लिश है ना, so vigorously with air that they catch fire, hence to protect them and to prevent accidental fire they are kept immersed in kerosene oil. अब एक क्वेश्चन है anodizing, why is it done? सुनना जरा आंसर। It is the process of forming a thick layer of oxide. कृपया अंडरलाइन कीजिए, thick layer of aluminium. It is the process of making thick layer of aluminium. भानु सिर्फ मेरे को ये बताओ शॉर्ट में एल्यूमिनियम से ही क्यों ढका जाएगा, ढकते हैं? ताकि जंग ना लगे, अंदर का चीज बच जाए। आकांक्षा बोलिए एल्यूमिनियम से ही क्यों ढकते हैं? अंदर की चीज बच जाए, हवा के कॉन्टैक्ट में ना आए। It is the process of forming a thick layer of aluminium. This oxide layer of aluminium is resistant to further corrosion. यही तो मेन खेला है। This oxide layer of aluminium is resistant to further corrosion. अंदर का जंग नहीं लगने देगा। क्या जी भावना नहीं जाग रहा है? ओके, नोट 2 things done to prevent oxidation. क्या है वो 2 चीजें जिससे ऑक्सीडेशन को बचाया जा सकता है? नंबर ए, कवरिंग विथ थिक लेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड, दैट इज एनोडाइजिंग, और दूसरा है कीपिंग इन केरोसिन। जो पहला है ना कवरिंग विथ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड, वो गलत है, थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। नया वाला में चेंज हुआ है कि वही ऑक्साइड लिखल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कर लो। बुझा रहा है ना स्टूडेंट्स? आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? लिटिल लिटिल की पूरा okay. Reaction with water
क्या है नेक्स्ट? रिएक्शन विथ वाटर। हम लोग अभी फिजिकल पढ़ रहे हैं कि अब केमिकल पढ़ना कब का चालू कर दिए? केमिकल में क्या क्या पढ़े एक बार फिर से बोल रहे हैं। पहला पढ़े थे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मेटालिक ऑक्साइड बनाया। नहीं, हम लोग सबसे पहले केमिकल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव पढ़े थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कि ऑल मेटल्स लेता है कि देता है? देता है, देने वाला दानी, देके भी प्लस कहलाया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सेकेंड क्या पढ़े हम लोग बताइए? मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, मेटालिक ऑक्साइड। और मेटालिक ऑक्साइड पढ़ते पढ़ते ले दे एक और चीज पढ़ लिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये वैसे ऑक्साइड है जो उसके साथ भी वो सब करता है और उसके साथ भी वो सब करता है, टू गिव द सेम थिंग, सॉल्ट प्लस वाटर, टू गिव द सेम थिंग, सॉल्ट प्लस वाटर। और वही पढ़ते पढ़ते एक और प्रक्रिया पढ़ लिए कि कैसे ये हाईली रिएक्टिव चीजों को बचाया जाए। तो तुमने बोला मिट्टी तेल में डुबा के छोड़ दीजिए, तो बोले उससे क्या होगा? तो तुमने बोला एयर सप्लाई इज कट ऑफ, तो उसमें इट विल नॉट कैच फायर। यस और नो स्टूडेंट्स? फिर आपको एक और तरीका पूछा मैंने, तो तुम बोला सोना का परत चढ़ा दीजिए, बोले बड़ी महंगा है। चांदी का पढ़ा दीजिए, हम बोले बड़ी महंगा है। लोहा का चढ़ा दीजिए, हम बोले जंग लग जाएगा। तो सोच समझ के निष्कर्ष निकला कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ा दीजिए। सो दिस फेनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग इट विद अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड, थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ वाटर, क्या पढ़ने वाले हैं? ध्यान से सुनना। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको ठंडा पानी में भी डालो नहीं रिएक्ट करेगा, गर्म पानी में भी डालो नहीं रिएक्ट करेगा, स्टीम में भी डालो नहीं रिएक्ट करेगा। बीच में ना बोले, हम बोलते हैं पर बोला मत करो। कुछ ऐसे मेटल्स है जिनको ठंडा पानी में डालो नहीं रिएक्ट किया, गर्म पानी में डालो नहीं रिएक्ट किया, स्टीम में भी लगा दो नहीं रिएक्ट किया। तो बोलिए वो कौन होंगे? लीस्ट रिएक्टिव वाले होंगे, AgAuPt, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। मतलब अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कैटेगरी वाइज पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? कैटेगरी वाइज। एक ऐसी कैटेगरी होगी जो एकदम थेथर है। थेथर क्या है? मतलब एकदम शांत बच्चा है, ना ठंडा पानी से ना गर्म पानी से, नॉट इवन विद स्टीम रिएक्ट किया। तो एक मैं ये कैटेगरी पढ़ाऊंगा। एक ऐसा होगा जो नॉर्मल वाटर में भी डालोगे विगरसली रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा? एक होता है विगरस और एक होता है विगरसली। कैसे करेगा? विगरसली। ये कौन होंगे? पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। तो विगरस रिएक्ट हो गया, नो रिएक्शन हो गया। ध्यान से सुनना, एक है विगरस रिएक्शन, एक है एक होगा फास्ट रिएक्शन। क्या होगा? फास्ट रिएक्शन। तो बोलो फास्ट और विगरस में ज्यादा विगरस कौन? ऊपर वाला विगरस। ये नो रिएक्शन। अब ये हुआ फास्ट रिएक्शन और ये हुआ स्लो रिएक्शन। गेटिंग किस तरह से पढ़ाने वाले हैं हम, किस तरह से चैप्टर को बढ़ा रहे हैं। सुनो, बोलो आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले पढ़ाया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, उसके बाद पढ़ाया आपने रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में आपने पढ़ा दिया कि मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड कहलाता है, एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है, और एक ऐसा है जो दोनों के साथ वो सब करता है, टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। पूरा कहानी क्लियर। फिर आपने उसी में एक और चीज पढ़ा दिया कि इतना रिएक्शन है तो कैसे उसका रिएक्शन से बचाएं। तो बोलो मिट्टी तेल में डुबा के। और कैसे बचाएं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ा के। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाने का फेनोमेना को क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग कहते हैं। ज्यादा खकोर दिए गए, क्लियर है? आप पढ़ा रहे रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर में कुछ ऐसा है जो ठंडा पानी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, गर्म पानी से भी नहीं करेगा, स्टीम से भी नहीं करेगा। तो वो कौन होगा? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मतलब सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम पढ़ाऊंगा मैं। फिर एक तो पढ़ाऊंगा विगरस के विगरस रिएक्टिव, मतलब डाले नहीं कि छुल्ले तो गले बेटा क्या। फिर एक होगा फास्ट। कैसा होगा? फास्ट। और एक होगा स्लो। आप सुनो, एगो एक्सेप्शन, एगो है फर्स्ट स्लो देन फास्ट। मतलब पहले हौले हौले और फिर मजा मिल गया ना तो उसके बाद एकदम रंग में आ जाता है। फर्स्ट स्लो देन फास्ट। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, बातें याद रह जाएंगी। ये तुमको याद नहीं रहेगा। ये लोग कैसा है बताओ?
ये लोग कैसा है? नो रिएक्शन। इन लोग कैसा है? एकदम विगरसली। इन लोग कैसा है? फास्ट। इन लोग कैसा है? स्लो। पर एक ऐसा है फर्स्ट स्लो देन फास्ट। ऐसा क्यों होता होगा? अभिषेक सिंह बताओ। अच्छा अनुराग बताओ, तुमको एक्सपीरियंस होगा। पहले धीमा धीमा फिर फास्ट। ओके लेट मी स्पीक। देखिए पहले स्लो इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर का जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है वो उसको रिएक्ट होने से बचाता है, लेकिन once that protective coating gets removed, once that protective coating gets removed, अरे तो क्या गलत बोले? पहले प्रोटेक्टिव कोटिंग था, प्रोटेक्टिव कोटिंग हट गया तो सारे बंधन टूट गए। You're not getting. छोड़ो नहीं बोलेंगे, हटाओ। आइए जो ये मित्तल आ जाओ। ठीक है चलो चलो नोट्स में आओ। रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। चलो 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 नोट्स में आओ। चलो चलो जो बातें बोले अगर आकांक्षा वही नहीं मिला ना तो फिर देखिएगा। रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। रिएक्शन विद, ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्लीज सुनना। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड, अब एकदम 5 मिनट साइलेंस। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, तुम्हारा नजर कहाँ गया? टॉप वाले पे। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली। कैसा है? वायलेंटली। मतलब वायलेंट मतलब समझ रहे हो ना, एकदम भिगरस टाइप का। वायलेंटली विद कोल्ड वाटर मतलब दिए हैं ठंडा पानी, लो एनर्जी, फिर भी तब पर भी वायलेंट हो गया। कैसा हो गया? वायलेंट। तो तुम्हारे मन में छवि ऊपर वाली है कि नीचे वाली है? ऊपर वाली है। रिएक्ट वायलेंटली, तो जरा अंडरलाइन कर लो वायलेंटली। एक होता है वायलेंटली और एक होता है वायलेंटली, मतलब समझ रहे हो ना? एक होता है वायलेंट, थोड़ा सा लिमिट में वायलेंट, एक होता है वायलेंट। रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। द रिएक्शन इज सो वायलेंट, द रिएक्शन इज सो वायलेंट दैट the evolved H2 immediately catches fire. Students catches fire को पूरा ऐसे से खचर खचर करके अंडरलाइन करो। सीरियसली जरा सोचो, आग क्यों लग जाता होगा H2 में? बीच में ना बोलेंगे। आग क्यों लग जाता होगा H2 में इन लोगों वाले रिएक्शंस में? सर ये लोगों वाले रिएक्शन इतने भिगरस है ना, इतने वायलेंट है ना कि बहुत तेज गति से होता है और एनर्जी भी बहुत प्रोड्यूस होता होगा। तो केमिकली H2 का प्रोडक्शन तो हो रहा है, केमिकली H2 का प्रोडक्शन तो हो रहा है, पर वो H2 में इतना एनर्जी मिल गया कि वो बर्न कर दिया। एक सिंपल सा बात है, हम अपना हाथ को अगर रगड़ते हैं ठंड के दिन में तो थोड़ी देर बाद हाथ गर्म क्यों हो जाता है? एनर्जी तो दे रहे हैं, कहीं और से एनर्जी दे रहे हैं कि आप अपना ही मस्कुलर एनर्जी से अपने पाम को रगड़ रहे हैं। ठीक, मान लो बोर्ड गंदा है, हम पोछे नहीं चमका, पूरा ताकत लगा के पोछे चमक गया। या दिवाली वाले के टाइम से पंखा उंखा का ब्लेड उलेट खोल के हम लोग धोते पोछते हैं, एक बार धोए पोछे नहीं चमका, मम्मी लोग रगड़ रगड़ के धो देती है, चमका देती है। तो क्या लगता है वो एनर्जी से शाइन ला रही है। यहाँ पे H2 बना वो नॉर्मल था कि एबनॉर्मल था? H2 का बनना नॉर्मल, पर ये रिएक्शन भिगरस है, वायलेंट है। क्या है? भिगरस है, वायलेंट है। इसके कारण सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड दैट एनर्जी चमक पैदा किया कि आग पैदा किया? तो जरा लिखिएगा, कैचेस फायर को खचर खचर करके अंडरलाइन कीजिए। कैचेस फायर को खचर खचर करके, कैचेस फायर को। डन? हेलो, हाँ हेलो, कर लिए कैचेस फायर को? कैचेस फायर को कर लिए ना? ओके आगे सुनो प्लीज, बीच में ना बोले। कैन यू सी H2 प्लस हीट? कैन यू सी प्लस हीट? जरा हीट पे फोकस मारो, प्लस हीट, इस बात पे जरा फोकस मारिए। हेलो, कहाँ से? हाँ बोल रहे हैं, बोलिए। ओके चलो,
बोलने दो। H2 प्लस हीट, बार बार जी हम दिल से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बातें याद रहे। मेन बतवा क्या है, H2 मिलना बड़ा बात है कि H2 तो मिलना ही था, प्लस हीट मिला वो बड़ा बात है। तो जरा ऊपर में वायलेंट वाला शब्द को खचर खचर अंडरलाइन कर लीजिए और प्लस हीट को कर लीजिए, ठीक। अब बताओ, सोडियम पोटाशियम नीचे आए कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली। कृपया आप लोग अच्छे से अंडरलाइन करो, कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली, मतलब वायलेंट है और ये वायलेंट है। बात को समझो, ये वायलेंट है और ये वायलेंट है, ये विग्रस है और ये विग्रस है। गेटिंग? बोलो हाँ, जैसे से नीचे जाएंगे रफ्तार कम होगा। तो ऐसे शुरू में 3 हैं, उस श्रेणी में तो 3 आते हैं, पर उस 3 की श्रेणी में कौन सा 2 एकदम विग्रस है? PS, पोटेशियम एंड सोडियम। पर उससे नीचे आए तो विग्रस की विग्रस। तो कैल्शियम रिएक्ट्स लेस vigorously violently with water and the heat is not sufficient. अंडरलाइन करो, the heat is not sufficient. कौन चीज के लिए sufficient नहीं हुआ? हाँ, heat is not sufficient for H2 to catch fire. बातें क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एक बात और सुनो, क्या आपने रिएक्शन में प्लस H2 के साथ प्लस हीट लिखा हुआ देखा कि प्लस हीट नहीं दिख रहा है सर यहाँ पे, पर ऊपर वालों में प्लस हीट भी था, तो इसीलिए हम प्लस हीट में खचर खचर करके अंडरलाइन करने बोले थे। अब आते हैं श्रेणी नंबर बी में। ठंडे पानी से करेगा कि अब एनर्जी ज्यादा दीजिए, मतलब गर्म पानी दीजिए। क्या दीजिए? गर्म पानी। रिएक्शन विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट नीड्स हॉट वाटर। कौन सा वाला में आगे जी? बोलो। नेक्स्ट कैटेगरी का शुरुआत हो गया सर। नेक्स्ट कैटेगरी का शुरुआत हो गया। भीगरस की भीगरस खत्म हो गया, फास्ट में आ रहे हैं। किसे शुरू कर रहे हैं? मैग्नीशियम से। किसे कर रहे हैं? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। तो अंडरलाइन करो हॉट वाटर को। किसको? हॉट वाटर को। एक बात बताइए, प्लस H2 भी इसमें मिला है, ऊपर देखो और इसको भी देखो। हाँ सर मिला है। जब पूछते हैं ना जी तो सुना करो थोड़ा। प्लस H2 इसमें भी मिला है, ऊपर भी मिलता था, तो अंतरवा कौन सी का है? प्लस हीट नहीं मिला और ऊपर हीट मिलता था। अब एक और बतवा सुनो कान खोल के। हाइड्रोक्साइड दे रहा है कि ऑक्साइड दे रहा है? ऊपर जाके देखो तो हाइड्रोक्साइड था कि ऑक्साइड था? बोलो इतना पॉइंट आउट काहे कर रहे हैं? कुछ कारण है जो बोल रहे हैं, बस सुनो। फिर से पूछ रहे हैं, ये जो अभी बी में आ गए हम लोग, ये जो बी में आ गए हैं, रिएक्शन देखो प्लस H2 है इसमें। कैसा आदमी है जी? सब लोग बोलो ना। ऊपर के भी रिएक्शन से प्लस H2 था स्टूडेंट्स, ओके। इसमें प्लस हीट है स्टूडेंट्स, ऊपर प्लस हीट था, तो बकर बकर कर रहे हैं कि यही आप याद करवा रहे हैं। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स हाइड्रोक्साइड बना के ऑक्साइड बना है, ऊपर जाके देखो तो हाइड्रोक्साइड था कि ऑक्साइड था? मतलब इस लिहाज से सेम है। किस लिहाज से? बनना हाइड्रोक्साइड ही है। प्लस H2, ऊपर भी हाइड्रोक्साइड बनना था प्लस H2, लेकिन ऊपर हीट भी मिलता था और यहाँ पे हीट नहीं मिल रहा है। लेकिन बेटा ऊपर का 3 गो वाला में तीसरका में हीट मिला था कि नहीं मिला था? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो अब बी में खत्म हो गए। अब हम लोग एक और नोट में आते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ H2 स्टिकिंग ऑन इट्स सरफेस। जो नोट है ना, नोट टिक लगा के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो और लिख लो 1 मार्क। 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा। अनुराग आंसर बोलो। ऐसे 2 मेटल जिसको पानी में डुबाने से रिएक्शन तो कर रहा है, प्रोडक्ट्स भी वही मिल रहा है, पर ऐसे ऐसे जहां तहां ऐसे ऐसे मछली नियर। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनके साथ ये बात है कि रिएक्शन तेजी से होता है एंड दे स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ H2। तो जो याद करने वाली बात है, याद रख रहनी चाहिए, वो मैं याद करा रहा हूं। 3 गो भिगरस है, पर 3 भिगरस में से 2 ठो ज्यादा भिगरस और ये विग्रस। ये भिगरस है ऐसे, पर ये 2 ठो भिगरस और ये विग्रस। इसमें आग जला कि आग नहीं जला? पर ऊपर वाले में आग जला था। और इसमें कुछ नया हुआ कि नो इट्स नॉर्मल। पर इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वाला में के साथ क्या है? स्टार्ट्स फ्लोटिंग। अब आते हैं सी में, रिएक्शन विद स्टीम। आप स्टीम क्यों देना पड़ रहा है? बोलो ठंडा पानी ए था, हो गया। उसके बाद गर्म पानी बी था, तो अब स्टीम होगा ना सी। तो जरा ध्यान से देखिए, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक। देखो जी एल्यूमिनियम, देखो जी फेरस, देखो जी
एल्यूमिनियम फेरस, फेरस एंड जिंक, एल्यूमिनियम फेरस एंड, अरे एल्यूमिनियम, अरे फेरस, आयरन एंड जिंक. So metals like aluminium, ferrous and zinc do not react with cold water or hot water, but they react with steam. But they react with steam to form metal oxide. अब मेरे को जो पूछ रहे हैं बोलना, तीनों रिएक्शंस देखो तो एल्यूमिनियम वाला, Zn वाला और Fe वाला, ठीक है. जरा देखो तो H2 सब में मिल रहा है, सब में हीट मिला कि आपका है का हीट. स्टूडेंट्स हाइड्रोक्साइड दे रहा है कि ऑक्साइड दे रहा है? तो ये तीनों रिएक्शंस जहां पे लिखा हुआ है, यहां पे बगल में आपको कलम से लिख लेना चाहिए कि ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और ऊपर कौन सी दोनों में लिखिए, हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड. यही बातें तो याद रह जाएंगी, लिख लीजिए. कहां पे मैंने बोला फिर से सुनो. अभी हम लोग जो स्टीम वाला 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं ना, वो तीनों में H2 मिल रहा है. हाँ सर मिल रहा है. हीट मिल रहा है? नहीं कहा हीट मिलेगा, हीट थोड़ी मिलने वाला है. ऑक्साइड मिल रहा है कि हाइड्रोक्साइड? ऑक्साइड. तो यहाँ कलम से आप कृपया लिख लीजिए ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और ऊपर बाकी के जो कैटेगरीज थे ए और बी, उसमें जाके लिख लीजिए हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड. मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मेरी बातें ही तेरे साथ रह जाएंगी. लिख लीजिए स्टूडेंट्स, लिख लीजिए. चलो अनुराग जरा डिफरेंस बताओ, अब तक कैसे कैसे पढ़े, कहाँ कहाँ पढ़े हम लोग, बताइए कैसे कैसे पढ़े हैं. चुप रहो ना रे भाई. हाँ बोलो. पहले फास्ट, भिगरस, हाँ बोलो. वायलेंट, वायलेंट, ठीक है. फिर फास्ट. इसमें H2 मिल रहा था, इसमें H2 मिल रहा है, हीट भी मिल रहा था, हीट भी मिल रहा है. ओके. हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है. कौन सा वाला? CaOH2 प्लस Na काट दो उसमें से, Na नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है. Ca वाला जो है ना, CaOH2 मिला है ना, प्लस Na कहाँ से आ गया? Na काट दो. मिला? CaOH2 वाला जो है ना, CaOH2 वाला, हाँ उसमें ZnO लिखा गया है, Fe2O3 होगा. आयरन वाला जो है ना, Fe वाला, उसमें क्या मिलेगा? Fe2O3 प्लस H2. ऐसा क्यों होता पता है? हम लोग कॉपी पेस्ट करके टाइपिंग करते हैं ना, तो वही कॉपीड रह गया. हाँ सेक्शन सी में रिएक्शन विद स्टीम वाले की बात कर रहे हैं. Fe2O3 प्लस H2, ठीक है. अब आते हैं डी में. मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, AgAu डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम. मतलब ये लोग क्या है बोलो, स्टीम से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है. तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आपने जो ABCD करके पढ़ा ना, यहाँ पे कृपया ऐसे करिए VVI और ऐसे लिखो ऑब्जर्व. ऑब्जर्व का मतलब हम किस तरह से पढ़ाएं. ट्यूशन आने से क्या होता है, खाली रीडिंग मरवाएं कि आप 75 एंगल से एनालिसिस करवा दिए. कैसा बना जी? वायलेंट. कैसा बना जी? वायलेंट. H2 मिला, हाँ. ऑक्साइड मिला कि हाइड्रोक्साइड? तो ऊपर हाइड्रोक्साइड मिला तो नीचे ऑक्साइड. तो जब आप पढ़िएगा तो रटिएगा कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पढ़िएगा. ऐसे करके ब्रैकेट बनाओ ABCD में, ऑब्जर्व करके पढ़ना, ठीक. गेटिंग स्टूडेंट्स. अब आते हैं रिएक्शन विद एसिड्स. फिर वही नंबर ए वायलेंट होगा. वायलेंट की वायलेंट, Na react violently with dilute HCl to form NaCl and H2. कुछ नया मिला कि salt प्लस H2 मिलना था, H2O नहीं, salt प्लस H2. क्यों H2O नहीं? क्योंकि आपने सर मेटालिक ऑक्साइड नहीं लेके मेटल लिया है ना सर. मेटालिक ऑक्साइड नहीं लेके क्या लिया है? तो H2O मिलेगा कि H2 मिलेगा? ओके. नंबर बी में और रैपिड रिएक्शन, क्या लगता है वायलेंट से थोड़ा सा धीमा होता है ना रैपिड? कुछ बोल नहीं रहे हो भाई. गो एंड वॉश योर फेस. ओके. मैग्नीशियम रिएक्ट्स रैपिडली विद HCl. अब आओ सी में, टिक लगाओ जरा उसमें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसको लाउडली पढ़ेगा अनुराग. सी नंबर को जोर से पढ़ो. कैसा बोला? फर्स्ट देन, बताइए. धीमा क्यों था बताओ? प्रोटेक्शन था पहले, ठीक है ना जी? ठीक है ना? चलो हाँ.
अब काची हट गया, प्रोडक्शन हट गया, तो अब कैसा होगा? बोलो कैसा होगा? क्या जी भानु, अब कैसा होगा बताओ? ठीक है, पढ़ो पढ़ो। Then fresh aluminum is exposed which reacts rapidly with dilute HCl. स्टूडेंट्स सी नंबर मेरे को पढ़ना है कि इसका आंसर आप लोगों को पहले भी समझ में आ गया था। पहले स्लो फिर फास्ट। क्यों स्लो है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग है। जब वो कोटिंग हट जाता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। सी नंबर में कृपया वीवीआई लगा लीजिए। समझ तो आ ही गया आप लोगों को हंसी मजाक के माध्यम से। डी नंबर है जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू गिव ZnCl2 प्लस H2 गैस बट द रिएक्शन इज लेस रैपिड। ठीक है ना? रिएक्शन इज समझ रहे हो ना जी? रिएक्शन इज लेस रैपिड देन Al। दिस रिएक्शन शोज दैट Zn इज लेस रिएक्टिव देन Al। चलो ये भी ठीक है। अब आते ई में फेरस रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट HCl टू गिव FeCl2। और नीचे आए आयरन तो और धीमा मिला। नीचे आए कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl एट ऑल। दिस शोज दैट कॉपर इज इवन लेस रिएक्टिव देन Fe। कोई कष्ट इतना तक में तो बोलो। ठीक, एकदम क्लियर है? एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोग पढ़े केमिकल प्रॉपर्टीज में ये पढ़े मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाता है और मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस H2O और अगर मेटल रहेगा तो H2। हम लोग ये भी पढ़े कि अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो बेटा बेस के साथ रिएक्ट करेगा ये। तो क्या इनको मैं बेसिक ऑक्साइड का नाम दे सकता हूँ? यस सर। क्या इनको मैं एसिडिक ऑक्साइड का नाम ले सकता हूँ? यस सर। और कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो दोनों के साथ वो सब करते हैं, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत आसान। एल्यूमिनियम हम उस दिन से पढ़ा रहे हैं। एल्यूमिनियम कौन बोलो? वो जो थर्माइट रिएक्शन में यूज हुआ था। ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है कि हाई टेम्परेचर के कारण लोहा का उत्पत्ति तो होता है पर मोल्टन और उसको चुआ देते थे। तो एल्यूमिनियम सभी को याद है। एंड जिंक इज ऑल्सो देयर जो याद था। सो देयर आर टू थिंग्स, एक एल्यूमिनियम और एक जिंक का ऑक्साइड। ये दो ऐसे हैं जो दोनों से करते हैं। फिर हम लोग पढ़े पानी के साथ रिएक्शन। पानी के साथ रिएक्शन कैसा पढ़े? विगरस, वायलेंट, फास्ट, स्लो, नो रिएक्शन पढ़े। उसमें दो ठो ऐसा बताओ अनुराग जो फ्लोट करता है सतह पे। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो सतह पे फ्लोट करता है। H2 का लिबरेशन इतनी तेज गति से होता है कि वो स्टार्ट्स फ्लोटिंग। क्लियर है इतना? अब हम लोग एसिड्स के साथ रिएक्शन पढ़े ABCD, उसमें भी ऐसे करके टिक लगा और VVI ऑब्जर्वेशन लिख लो घुमा के। ऑब्जर्व क्या करना है कि कौन तेजी से किया कौन धीमा से किया वो करना है। और एक सबसे अलग अनोखा था फर्स्ट स्लो देन रैपिड। ठीक है? Now listen, अभी लास्ट क्या पढ़े हम लोग? रिएक्शन विद एसिड। फिर से पूछ रहा हूं, अभी लास्ट क्या पढ़े हम लोग? क्या आपने गौर किया कि ABCD जो पढ़े चारों में मैं हर बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके ही पढ़ा रहा था HCl। अब आपको दिया गया है एसिड बदल के वही सारा बतवा। कौन सा एसिड दे दिया गया? अब H2SO4। देखो वही सोडियम है, H2SO4 है, बस सोडियम का सल्फेट मिलेगा। पिछला बार क्या मिल रहा था? सोडियम का क्लोराइड, इस बार सल्फेट। नीचे बड़े मैग्नीशियम H2SO4 से कर रहा है तो मैग्नीशियम का सल्फेट, पर पिछले बार क्या था? क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्या दिया? सल्फेट, पर पिछले बार क्या दिया था? क्लोराइड। क्या लगता है एल्यूमिनियम में वही बात लागू होगी फर्स्ट स्लो देन फास्ट वाली? हाँ सर, बातें सारी वही लागू होगी, पर जो सॉल्ट बन रहा है ना वो क्लोराइड की जगह क्या बनेगा? सल्फेट। फिर मैंने दिया है जिंक H2SO4 से तो जिंक सल्फेट। क्या लगता है पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था? हाँ सर ऐसे ही हुआ था, बस क्लोराइड मिला था, इस बार सल्फेट मिल रहा है। फिर नीचे उतरा मैंने कॉपर के साथ, रिएक्शन हुआ कि नो रिएक्शन हुआ? तो पिछला वाला में भी तो नो रिएक्शन हुआ था। इतना में कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जो क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों को
कृपया उस क्वेश्चन में टिक लगा के लिखो एक्सेप्शन। एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, What happens when metal reacts with dilute HNO3? मिला ना? वो क्वेश्चन में टिक लगा के लिखो एक्सेप्शन। मेरी बात को सुनना, उस क्वेश्चन में टिक लगा के लिखो एक्सेप्शन। ठीक, ध्यान से सुना एक्सेप्शन, और ब्रैकेट में लिखो नाइट्रिक एसिड, NITRIC, नाइट्रिक एसिड। ठीक, आपको जो इसके जस्ट ऊपर H2SO4 के साथ जो 4 रिएक्शंस दिए हुए थे, क्या वो चारों में बातें वो सब लागू होंगी जो HCl पे लागू हो रही थी? तो मैंने एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया? बोलो आपने इसलिए नहीं दिया, सारी एक्सप्लेनेशन वही वाली ही है, बस यहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट की जगह क्या मिलेगा? तो ये पांचों रिएक्शन के बगल में लिख लो सेकेंड एसिड, SECOND, सेकेंड एसिड, सेकेंड एसिड, सेकेंड एसिड ओब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। आई रिपीट स्टूडेंट, सुनना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। हम बार बार बोल रही जो लगातार पास्ट है, मैंने एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि सारे एक्सप्लेनेशन वही है, वो जो फर्स्ट स्लो देन फास्ट प्रोटेक्शन हट गया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैंने एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि सारे एक्सप्लेनेशन वही है, बस एसिड कौन सा हो गया? सेकेंड एसिड। कौन सा एसिड? सेकेंड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसके पहले जाओ बगलवा में कहीं पे लिखो फर्स्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे ऊपरे मतलब तुम भी समझ रहे हो जी, ऊपरे मतलब कहां जाना है? अरे सल्फ्यूरिक है चचा, सल्फ्यूरिक के ऊपर कौन सा एसिड था चचा? HCl था ना, तो लिखो फर्स्ट एसिड। तो बताओ समझ आ रहा है? हाँ, फर्स्ट एसिड को आपने बढ़िया से समझा दिया, कौन सा एसिड? HCl। पर सेकेंड एसिड सल्फ्यूरिक को समझाया कि बस इक्वेशन लिख दिया। थर्ड एसिड कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। वो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में टिक लगाए हो, एक्सेप्शन लिखे हो, नाइट्रिक एसिड लिखे हो, ओब्लिक लगा के लिखो थर्ड एसिड, ओब्लिक लगा के लिखो थर्ड एसिड। अब मेरी बात को फिर से सुनना, हम लोग एसिड में कितना ठो एसिड पढ़े? बोलो फर्स्ट एसिड आपने पढ़ाया HCl, जिसका सारा का एक्सप्लेनेशन दिया। सेकेंड एसिड मैंने कौन सा पढ़ा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि सिर्फ इक्वेशन लिखवा के छोड़ दिया? मैंने इक्वेशन लिखा के छोड़ दिया, एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया? एक्सप्लेनेशन तो सेम होगा। अश्विनी तुम इधर आ जाओ, तुम इस तरफ आ जाओ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो सेम होगा, इसलिए मैंने सेकेंड एसिड का नहीं दिया। अब आते हैं थर्ड एसिड। कौन सा एसिड है वो? नाइट्रिक। नाइट्रिक के बारे में विशेष बात क्या है? एक्सेप्शन। विशेष बात क्या है? एक्सेप्शन। पहले चीज को समझो, ट्यूशन आप आते हैं इसीलिए समझने के लिए, सिर्फ नोट्स लेने नहीं। हमने एसिड्स पे 3 ठो पढ़ाया। पहला HCl एसिड जो एक्सप्लेनेशन देकर पढ़ाया। दूसरा कौन सा है? H2SO4। एक्सप्लेनेशन दिया कि यू हैव जस्ट रिटन द इक्वेशंस, बट इफ इन द एग्जाम इट कम्स, कैन यू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन? इफ आई आस्क यू फॉर एल्यूमिनियम एंड H2SO4, बोलो हाँ एक्सप्लेनेशन वहां पीछे का चिपकाएंगे, और यहाँ पे इक्वेशन बस बदला। क्लोराइड सॉल्ट की जगह कौन सा सॉल्ट बना? सल्फेट सॉल्ट। अब थर्ड एसिड आ रहे हैं नाइट्रिक एसिड। सब लोग जरा ध्यान से एसिड्स के, फर्स्ट एसिड के ऑल द रिएक्शंस पे नजर दौड़ाओ, सेकेंड एसिड के ऑल द रिएक्शंस पे नजर दौड़ाओ। क्या तुम्हें सॉल्ट प्लस H2O मिल रहा है कि H2 मिल रहा है? H2 मिल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट टेल मी, you people agree with these 2 lines? Yes, everybody agrees? Yes, just copy down these 2 lines, box बना के कहीं पे भी at the top कॉपी कर लो, कहीं पे भी कॉपी करो at the top। ध्यान देने वाली बात क्या है? बोलिए। अरे नहीं जी, H2O और इसमें H2। H2 क्यों है? ऑक्साइड नहीं है। H2O क्यों है? तो ऑक्साइड है तो O मिल रहा है, पर ऑक्साइड नहीं है तो O नहीं, H2 मिल रहा है बस। अनुराग तुमको क्या हो जाता है केमिस्ट्री क्लास में? जाओ चेहरा में आंख में पानी मार के आओ। क्या हो जाता है?
इतना बढ़िया पढ़ा रहे उसके बाद भी क्या हो जाता है? रश्मि, क्या इतना स्ट्रेस दे रहे हैं बताइए? जिसमें ऑक्साइड है उसमें क्या मिलेगा और जिसमें ऑक्साइड नहीं है? ठीक, आप सभी लोग जरा नजर दौड़ाइएगा फर्स्ट वाला एसिड के सारे इक्वेशंस पे, सेकेंड वाला एसिड के सारे इक्वेशंस पे, और नजर दौड़ा के बताइए किससे बात कर रहे हो भाई? इतना रख दो ना फोन, आप बोलो ट्यूशन में है। जब से आए तब से फोन रखे, छोटा बच्चा हो जाएगी, फोन सीज कर लेंगे हम तुम लोग, तब पढ़ोगे। पैसा दे के आए हो ना पढ़ने, कि फोकट में आए हो? अपना इंटरेस्ट नहीं तो हम क्या करें? इतना हंसा रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, उसके बाद भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। घर वाला का फोन आया था पता है ना, फिर भी रिपोर्ट कार्ड में पॉजिटिव दे दिए, फुल ऑफ तारीफ भर दिए, तो उसका तो कम से कम समझते कि अरे सरवा सब झूठा बात बोल दिया घर वाला को, फुला दिए घर वाला को पूरा। जब से आए तब से या तो टिप रहा है या तो सुन रहा है। किसके साथ टिप रहा है किसके साथ सुन रहा है पता नहीं। ओके, H2 and H2O। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, आपने सारे इक्वेशंस पे नजर दौड़ाया, आपने ऐसा क्या चीज पाया जो हम दिखलाना चाह रहे हैं? यस 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 यस, क्या पाया आपने? एबनॉर्मल था कि नॉर्मल था? ये क्यों नॉर्मल था? बोलो एसिड, हाँ एसिड, हाँ HCl हो, H2SO4 हो, हाँ एसिड है ना, H2 मिलेगा, हाँ। आप कुछ हो मेटल लीजिए, आपने दो कैटेगरी अब तक पढ़ाए हैं। पहले कैटेगरी पढ़ाया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला, तो भैया सॉल्ट हुआ कौन सा मिला? क्लोराइड सॉल्ट। आपने एसिड में ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो भैया सॉल्ट हुआ कौन सा मिला? सल्फेट। लेकिन सॉल्ट हुआ जैसा मिलेगा वो एसिड हुआ के अनुसार ही मिलेगा। दो श्रेणी में आपने ये देखा, जैसा एसिड वैसा सॉल्ट। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो सॉल्ट हुआ कैसा? सल्फेट। और अगर HCl है तो सॉल्ट हुआ कैसा? Cl। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जो तीसरका एसिड पढ़ाने वाले हैं ना, ध्यान से सुनना, बीच में मत बोलना, जो तीसरका एसिड पढ़ाने वाले एसिड है, हाँ, पर नाइट्रिक एसिड है, हाँ हाँ नाइट्रिक एसिड है, मेटल के साथ रिएक्ट कराया, हाँ, सॉल्ट बनाया, हाँ, H2 नहीं बना के H2O बनाया, हाँ हाँ हाँ। क्या नयापन हुआ? रश्मि बोलिए, बोलिए। आप पगला गए हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं। एसिड प्लस मेटल कब से बनाने लगा? बड़का। अरे H2O जब मेटल ऑक्साइड लीजिएगा ना, तो ये कैसे ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब लिसन 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 लिसन, इसको ऐसे इज्जत से काट दे रहे हैं। ये दो जब रहा एसिड के जगह पे, हाँ, मेटल, हाँ, सॉल्ट प्लस H2, हाँ, लेकिन जब HNO3 हो गया किसके स्थान पे? तो मेटल के साथ, सॉल्ट के साथ H2O दे दिया। ऐसा इसलिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम पढ़े थे, आग उग लग गया था कहीं पे, तो बोले थे वो भिगरस होने के कारण लगा था। मतलब बनना वहां तक तय था, H2 तक बनना तय है इनमें भी, पर उसके आगे क्या हो जा रहा था? आग लग जा रहा था। तुमने जरा सा थोड़ा सा लॉजिकली लगाओ, आग क्यों लग रहा था? बोलो वो कुछ ऐसा रिएक्शन था जो बहुत भिगरस हो रहा था, भिगरस के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा था, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के कारण आग लग रहा था। पर जैसे से हम लोग नीचे जा रहे थे, भिगरस था कि विगरस था? फास्ट था कि फास्ट था? स्लो था कि स्लो? तो अब गैस मारो, इसके साथ ऐसा क्या हो रहा होगा कि H2 तक तो बेटा बन रहा है, लेकिन H2 के आगे एक स्टेप और आगे बन जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। मतलब विथ नाइट्रिक एसिड इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। बुझाया? बोलो, इतना सा बतवा के लिए 10 मिनट से खखोर ले थे पूरा। पहले बच्चा को ये तो क्लियर हो, ये और तीसरा नहीं।
तीसरा नहीं, H2 मिलेगा। लेकिन ये वाला जब यहाँ अलग से हो जाए तो नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए H2 तक तो बना है, H2 तक तो, फिर H2 का फर्दर आग लग गया कि नहीं, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इंग्लिश में सुनना, when metals react with sulfuric acid we get salt plus H2. When metals react with hydrochloric acid we get salt plus H2. Whereas when metals react with nitric acid we don't get salt plus H2. Rather we get salt plus H2. Ooh. Rather we get salt plus H2. Ooh. The reason behind this third acid is, the reason behind, क्या कल सुबह, हाँ, the reason behind this third acid is that it is a good oxidizing agent. So what happens H2 gets further oxidized, and instead of H2 we get H2O. Further oxidation takes place. Like earlier what was happening, H2 was formed but it was catching fire. Yes sir. It used to catch. This time also H2 is obtained but that H2 is getting oxidized. बतवा बुझाया जी। चलो जी, दूध बोलो 3 गो तरह के एसिड के बारे में। पहला HCl है, हाँ, सॉल्ट प्लस H2 आता है, चलो ठीक है, दूध भात। आगे बोलो। उसमें भी सॉल्ट प्लस H2 आता है, दूध भात। सॉल्ट प्लस H2 आता है, चलो चिकन भात। ठीक है, चलिए पढ़ने दीजिए। द रीजन इज दैट HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जरा खचर खचर करके अंडरलाइन करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे करो, तुम्हें की करছো, करो अंडरलाइन, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी करो। HNO3 is a strong oxidizing agent. Page O. So as soon as H2 is formed in the reaction between metals and HNO3, the reaction oxidizes H2 to form H2O. Underline करो, acid oxidizes H2 to form H2O. मिला जी? Oxidizes H2 to form H2O. Thus H2 is not evolved. Now when HNO3 oxidizes H2 to H2O, then it itself gets reduced. क्या लगता है, HNO3 दूसरे को ऑक्सीडाइज किया तो खुद का इसका क्या हुआ, इसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा इसका, क्योंकि किसी और को ऑक्सीडाइज कर दिया ना, किसको कर दिया, उसको। तो it itself gets reduced to form any of the nitrogen, to form any of nitrogen oxide such as NO, NO2 और N2O। किसी भी प्रकार का रिडक्शन होगा, या तो NO दे देता है, या तो NO2 या N2O देता है। This type of oxide formed, the type of oxide formed depends on the nature of the metal। कौन से मेटल के साथ कैसा ऑक्साइड बनेगा वो मेटल पे निर्भर करेगा। तो बोलो ये बात मान रहे हैं कि ये एक्सेप्शनल वाला एसिड है। अब आगे सुनो, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन। नाइट्रिक एसिड के साथ क्या एक्सेप्शन है कि वो H2 को H2O बना देता है, पर नाइट्रिक एसिड का भी औकात नहीं है, नाइट्रिक एसिड का भी औकात नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह खड़ा हो जाए और उनको ऑक्सीडाइज कर दे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जोड़ी है, मैग्नीशियम और मैंगनीज अगर खड़ा हो जाए तो नाइट्रिक एसिड इनके साथ H2O नहीं कर पाता है, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, इनको नहीं कर पाता है। आगे पढ़िए नोट में, टू मेटल्स विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू गिव H2 गैस आर Mg एंड Mn। तो क्या लग रहा है, H2 ही मिल रहा है, H2O मिल रहा है क्या? आपको वो दो रिएक्शंस दिख रहे हैं? मैं किन की बात कर रहा हूं, Mg वाला और Mn वाला। तो यहां बगल में आपको क्या लिखना चाहिए पता है, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन। बगल में आपको लिखना चाहिए एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन।
पता नहीं आप लोग समझ भी रहे हैं कि नहीं, समझ रहे ना। एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन, मतलब नाइट्रिक एसिड भले आ जाए पर ये दो जोड़ीदार ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जिनको H2O दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। चलिए, एक्वा रीजिया क्या होता है? ये कुछ नहीं है, 1 मार्क का है, टिक लगाओ 1 मार्क। एक्वा रीजिया में टिक लगाओ 1 मार्क। शरबत बना रहे हैं चीनी और नमक दोनों डाल के पानी में, और नींबू भी डाल रहा है वैसे। क्या लगता है चीनी 3 डलेगा और नमक 1, कि चीनी नमक 3 और चीनी 1? चीनी 3 ऑब्वियसली, नमक 1। क्यों नमक 1, बस 1 क्यों? बोलो, शरबत में नमक ऐसे ही बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ देगा, इसलिए ज्यादा नमक नहीं चाहिए। नमक 1 चम्मच भी बहुत होता है, नमक ऐसे ही इंपैक्टफुल होता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? गेटिंग? एक्वा रीजिया is a freshly prepared mixture of 2 acids। वो 2 एसिड्स को मिक्स किया जाता है 3:1 के रेशियो में। अब आप गैस करिएगा जरा सा कि वो एसिड्स जो हैं उसमें नाइट्रिक एसिड कितना लीजिएगा और हाइड्रोक्लोरिक कितना लीजिएगा। मैंने सही लिखा है कि पलट, ऐसे कीजिए, सही है। ज्यादा खतरनाक एसिड है ना ये, तो 1 भाग भी रहेगा तो इंपैक्ट अपना छोड़ेगा, और ये 3 भाग है। मैंने क्या बोला, जब शरबत बनाते हैं तो चीनी और नमक, 1 चम्मच नमक, लेकिन चीनी 3 चम्मच डालते हैं, 1 चम्मच नमक भी अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ेगा। सो व्हाट इज एक्वा रीजिया? इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स टेकन इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि नाम तुम पहले किसका लिख रहे हो, 3 भाग HCl का और 1 भाग HNO3 का। ये काफी 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 स्ट्रांग होता है, ये किसी भी चीज को अपने में घुला सकता है, इनफैक्ट गोल्ड और प्लैटिनम को भी। क्यों गोल्ड और प्लैटिनम को भी? बोलो, ये लोग सबसे मतलब थेथर था ना, लीस्ट रिएक्टिव था, इनको भी। तो मैं रीडिंग मारूं कि समझ में आ गया एक्वा रीजिया क्या है? एक्वा रीजिया क्लियर है? एक बार चलो रोड चलते फिरते पूछे हैं, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन? बताओ। इट इज अ रिएक्शन इन विच मेटल ऑक्साइड को मेटल में प्रोड्यूस किया जाता है, पर मेटलवा मोल्टन स्टेट में मिलता है और उसको चुआ देते हैं। नहीं समझ में आया? ऐसे एग्जाम में मत लिखिएगा, पर याद रखने के लिए। व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन? इट इज अ रिएक्शन इन विच मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटल विद द हेल्प ऑफ कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो इसमें खासियत किसकी है? एल्यूमिनियम पाउडर की खासियत। एल्यूमिनियम पाउडर ऐसा क्या कर देता है? मोल्टन स्टेट में ला देता है। तो खासियत किसकी? एल्यूमिनियम पाउडर की है। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज हेडिंग मिला जी? तो बगल में इसको छापो फिर से, बताइए। नहीं, रुको भाई, वेट चाइल्ड वेट। ये समझ में आ गया है? जाओ 5 मिनट में पानी वानी पी के हो जाओ। यही लोग ना ब्रेक मांगता है, हम क्या करें बोलो? जाओ जाओ। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग बैक आफ्टर द ब्रेक, कमिंग बैक आफ्टर द ब्रेक। ऐसा इसलिए लिख देते हैं क्योंकि कुछ लोग ब्रेक में गया होता है, बाहर आएगा लेट से तो छूट जाएगा, तो वीडियो में देख लेगा। कमिंग बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी क्या पढ़ रहे थे लास्ट? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज किसको कहते हैं? ये एक ऐसा सीरीज है मेटल्स का जिसमें, ये एक ऐसा सीरीज है मेटल्स का जिसमें एज वी गो डाउन द रिएक्शन, द रिएक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब जो सबसे टॉप में है वो फास्ट रिएक्शन करता है, उसके नीचे वाला और स्लो, उसके नीचे वाला और स्लो, और नीचे वाला तो रिएक्शन करता ही नहीं है। इसमें बस एक चीज समझाने वाला है, ध्यान से सुनना। मान लो आयरन का बर्तन है, लोहा का कोई टोपिया है, कढ़ाई है। आयरन के बर्तन में मैंने जिंक सल्फेट डाल दिया, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? उधर देख रहे थे हम, देखे होंगे आप लिखते समय। और नेक्स्ट मैंने जिंक के बर्तन में फेरस सल्फेट डाल दिया, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? बीच में ना बोले, ध्यान से सुने। आई विल जस्ट लुक एट द रिएक्टिविटी सीरीज। आयरन कहाँ है, फेरस कहाँ है? तो भैया ये है आयरन और Zn उसके ऊपर है। क्योंकि Zn ऊपर है, ऊपर है Zn आयरन से,
ऊपर है Zn आयरन से, तो Zn के जो भी कंपाउंड है उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता आयरन। लेकिन Zn से नीचे है FeSO4, Zn से नीचे होता है FeFeSO4, तो ये कमजोर है Fe। Zn आके हटा देगा Fe को। किसको हटा देगा? और उसको साइड करके उखाड़ फेंकेगा, उसको साइड करके उखाड़ फेंकेगा। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अ मोर रिएक्टिव कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव, बट अ लेस रिएक्टिव कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव, अ लेस रिएक्टिव कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव। ठीक है, अब ये ZnSO4 बनेगा कि ZnSO4 होल 2 बनेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। क्रिस क्रॉस पता है ना, 2+ पता है ना जी, और ये 2 -2 इधर गया, 2 इधर गया, 2 2 कट गया, याद आ रहा है ना। सो इसलिए ZnSO4 होल 2 होगा कि होल 2 का कोई जरूरत नहीं है, बस ZnSO4 ही होगा। तो इसका क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिंक के बर्तन में FeSO4 रखे तो बर्तन में छेद होगा कि नहीं होगा, और दूसरा था फेरस के बर्तन में ZnSO4 रखे बर्तन में छेद होगा कि नहीं होगा। जिंक के बर्तन में अगर FeSO4 रखिएगा तो छेद हो जाएगा। ठीक, अब कॉपर का बात करते हैं। कॉपर के बर्तन में FeSO4 रखते हैं और फेरस के बर्तन में CuSO4 रखते हैं। कौन सा वाला में बर्तन में छेद होगा बताओ? Cu Fe को हटा पाएगा? Cu कभी भी Fe को नहीं हटा पाएगा। नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। पर Fe Cu को तो हटा देगा। Fe जो है, Cu तो अपने नीचे अपने अंडर आता है ना, तो अपने अंडर वाले को हटा के FeSO4 जगह ले लेगा और Cu बना देगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें बर्तन में छेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्तन लोहे का था और लोहे के बर्तन में केमिकल क्या डाला था? CuSO4। लोहे के बर्तन में अंदरूनी दीवार से खरोच खरोच के सब जगह से खरोच के क्या आया? लोहा, और लोहा वो केमिकल में रिएक्शन हो गया, तो बर्तन पतला होते गया, पतला होते गया। जहां से सबसे ज्यादा खरोचा गया होगा, मेटल सबसे ज्यादा आया होगा, वहां पे छेद हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है कि मेटल कम फ्रॉम द वॉल ऑफ द वेसल, एंड जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में वेसल के दीवार से मेटल आ गई, वो एकदम थिनेस्ट हो गया और वहां पे छेद हो गया। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं। इन दिस सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल K इज प्लेस्ड एट द टॉप, वेयर एज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल PT इज प्लेस्ड एट द बॉटम। सबको पता है, सबसे रिएक्टिव ऊपर और सबसे लेस रिएक्टिव नीचे। दूसरा, मेटल्स विच हैव बीन प्लेस्ड अबव H2 इन दिस सीरीज, H2 के ऊपर जो है, कैन लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजिली देन H2। कैन लूज इलेक्ट्रॉन, देने वाला दानी प्लस बोले तो मेटल, तो इसके ऊपर वाले ज्यादा अच्छे मेटल्स हैं, इसलिए दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट, इसके ऊपर वाले ज्यादा अच्छे मेटल्स हैं, इसलिए दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस दे आर मोर रिएक्टिव देन H2। These more reactive metals can displace H2 from its compound, displace कर सकता है। तीसरा, metals have been placed below H2 in the series do not lose their electron easily and hence they are less reactive than H2. These less reactive metals cannot displace, less reactive है तो cannot displace होगा। Questions based on reactivity series में पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप बस उस क्वेश्चन को ऊपर से देख ले, आप समझ में आ गया, अच्छा यही वाला बतवा बोला जा रहा है। CuSO4 में Fe और FeSO4 में Cu। फिर सेकंड क्वेश्चन है, AgNO3 में कॉपर को डिप किया गया, आफ्टर सम टाइम सिल्वर फ्रॉम द सोल्यूशन वाज डिपॉजिटेड ऑन Cu, ऐसा क्यों? तो Ag कहाँ है और Cu कहाँ है? Cu Ag को हटा देता है, Cu Ag को हटा देता है, रिएक्शन होता है उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। जो तीसरा क्वेश्चन है ना उस लिस्ट में, इन नेचर मेटल A इज फाउंड इन फ्री स्टेट, मिला, उसको टिक लगा के इंपॉर्टेंट लिखो। In nature, metal A is found in free state. In nature, metal A is found in free state. नहीं मिला वो क्वेश्चन, तो तुम्हारे की होएगे छे पेचो। In metal A is found in free state. अब जरा गेस करो, फ्री स्टेट में है वो मेटल, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं किया, मतलब किसी से भी रिएक्ट नहीं किया, मतलब किसी से भी नहीं किया, सो इट इज लीस्ट रिएक्टिव। आगे भी है उस क्वेश्चन में, एंड मेटल बी इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, कंपाउंड के फॉर्म में रिएक्ट किया, प्रकृति में ही कंपाउंड के फॉर्म में आ गया, मतलब इट इज मोर रिएक्टिव, प्रकृति के हवा से ही रिएक्ट कर गया। विच ऑफ दिस इज एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज? टॉप में वही होगा जो ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बी इज मोर रिएक्टिव, जो प्रकृति से भी रिएक्ट कर रहा है, बी
ऊपर और ये नीचे। देन एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, प्लीज इस पे जरा कंसंट्रेट करना। ये वाला अच्छा सवाल है। इस बॉक्स में जो सवाल पूछा गया नहीं है क्या आप लोग का? बॉक्स में जो सवाल पूछा गया, बॉक्सवा के बगल में BBI लिख लो। थोड़ा स्टडी करते हैं, 4th आसान है, थोड़ा स्टडी करते हैं बॉक्स को। कैन यू सी कैपिटल ए इन द बॉक्स? FeSO4 के साथ नो रिएक्शन कर रहा है। इधर भी देखते रहना, बॉक्सवा देखना, इधर देखना। तो क्या लगता है ए Fe पक्का नीचे है, तभी तो FeSO4 के साथ नो रिएक्शन किया। लेकिन वही ए CuSO4 को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब Cu के Fe के नीचे पर Cu के इस तरह से स्टडी करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ZnOSO4 के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, AgNO3 के बारे में। आइए, B नाम का मेटल दिखा, FeSO4 को डिस्प्लेस कर दिया, तो वो B कैसा है? A से भी, आयरन से भी ऊपर है। ओके, जब आयरन से ऊपर है तो बाकी सब को बेटा उखाड़ फेंकेगा, क्षमता रखता है कि नहीं? रखता है। अब आते हैं C में। C जो है वो FeSO4 को डिस्प्लेस कर रहा है पर कॉपर में नो रिएक्शन कर रहा है। Fe को डिस्प्लेस कर रहा है पर कॉपर को नो रिएक्शन। ये इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत इन्फॉर्मेशन है? जब Fe को डिस्प्लेस कोई कर दिया तो Cu को कैसे नहीं करेगा? टॉलेस्ट बॉय या सबसे हेवीएस्ट लड़का क्लास का जो है उसको तुम पटक दिए, तो उससे कम वजन वाला को तो पटकिए दोगे ना, लॉजिकली स्पीकिंग। तो FeSO4 को C ने डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर को कैसे नहीं करेगा? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? गेटिंग? सो दैट इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। नो रिएक्शन बोल रहा है, ये बातें सही है कि बातें गलत है? तो जो नो रिएक्शन दिया है उसको गोला मारो। C का कॉपर सल्फेट के साथ नो रिएक्शन दिया है, वो गोला मारो। क्यों गोला मारो? क्योंकि जब आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉपर को कैसे नहीं करेगा? आगे बढ़िए। ZnSO4 के साथ नो रिएक्शन दे रहा है, बातें सही है कि बातें गलत है? बोलो, ये सही हो सकता है, आयरनवा को डिस्प्लेस किया, हो सकता है जिंक को नहीं किया, है ना? आगे बढ़िए। AgNO3 के साथ डिस्प्लेसमेंट किया, बोलो हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है। अब आ जाओ D में। D FeSO4 के साथ नो रिएक्शन, कॉपर के साथ नो रिएक्शन, ZO के साथ नो रिएक्शन, Ag के साथ नो। मतलब बोलो सबसे नीचे वाला होगा गोल्ड, प्लैटिनम, ये लोग होगा। अब पहला प्रश्न सुनिए, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव? मोस्ट रिएक्टिव वो होगा जो सबसे ताकतवर को उखाड़ फेंकेगा। कौन है जी इसमें जो सबसे ताकतवर को उखाड़ फेंका? ए काहे नहीं है ताकतवर? बोला आयरनवा को तो नहीं फेंकने सका, आयरनवा को तो नहीं फेंकने सका। अच्छा, B काहे नहीं है? B है, आयरनवा को फेंक सका है। ओके, तो C भी तो आयरन को फेंका है। B और C में से तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्या? A B बोल रहे हो ना? B और C में से कोई एक होगा। जानते हैं B और C दोनों होगा। जो इंफॉर्मेशन दिया उसको देखकर B और C दोनों होगा। या तो जवाब को सुधारो या तो टेबल को चेंज करो। क्या बोलते हैं? B इज द मोस्ट रिएक्टिव है ना, B एंड C कर लो, दोनों होगा क्योंकि दोनों ही तो उखाड़ फेंका है किसको? अच्छा, दोनों उखाड़ फेंका आयरन को, पर दोनों में से कौन ऐसा है जो आयरन को उखाड़ फेंका है पर जिंक को नहीं उखाड़ फेंक रहा है? अच्छा, दोनों ही जिंक को कुछ नहीं करने पाया है, दोनों जिंक को कुछ नहीं करने पर दोनों आयरन को उखाड़ फेंका है। तो चैंपियन ऑफ चैंपियन किसे घोषित किया जाए? B को कि C को? दोनों को। टाई हो गया मैच, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों में से कोई ऐसा होता जो उखाड़ फेंकता जिंक को, तो चैंपियन ऑफ चैंपियन का दर्जा किसे दिया जाता? उसे दिया जाता जो जिंक को भी उखाड़ फेंकता। पर B और C में से कोई ऐसा है जो जिंक को भी उखाड़ फेंक रहा है कि नहीं, सिर्फ आयरन को उखाड़ फेंक रहा है? तो टाई हो गया ना, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 2, What should you observe when B is added to CuSO4? रिएक्ट कॉर्बे की कॉर्बे ना? कॉर्बे। क्यों नहीं करेगा? एकदम करेगा। B CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा ना। तो आंसरवा देखो तो B प्लस CuSO4 BSO4 देगा प्लस Cu देगा ना। अब आते थर्ड क्वेश्चन में, अरेंज ABCD इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे तेज कौन? B एंड C। उसके बाद A और फिर D। आंसर को सुधारो, B/C हो गया, ठीक है। हाँ, B/C, उसके बाद A और उससे सबसे कमजोर D तो किसी से नहीं लड़ने सका ना, किसी से नहीं ना लड़ने सका।
क्वाइट क्वाइट। हाइड्रोजन लास्ट में 1 है, हीलियम लास्ट में 2 है, ऑलरेडी स्टेबल, ड्यूप्लेट पूरा है। लिथियम कम्स एट नंबर 3, 2,1 2,1 लास्ट है, एगो देगा मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 2 को देगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। बोरॉन, ओ सॉरी, बोरॉन के बाद आया कार्बन। यही है एक्सेप्शन, ना लेगा ना देगा, शेयर करेगा। बीच में ना बोले, चुप से सुने। शेयर करेगा का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो सोडियम है 11 नंबर पे, 2,8,1 लास्ट शेल में 1, सोडियम का लास्ट शेल में एगो दे दिया, Na1+ बन गया, देने वाला दानी देके भी प्लस। क्लोरीन मान लो 17 पे आता है, 287 Cl 1- लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, जिसमें शेयरिंग होता है, ना दे सकता है ना ले सकता है। जैसे एक समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, बीच में 5 मिनट बस चुप रहिएगा। आप नीचे बिस्किट का दुकान में 10 का नोट दिए और 9 रुपया का बिस्किट खरीद लिए, बिस्किट खा भी लिए। दुकानदार से बोले अंकल 1 रुपया लौटाइए, तो बोला बेटा चेंज नहीं है, कल ले लेना। अब तुम लड़ने लगे, जिद्दी करने लगे कि नहीं मेरा 1 रुपया चाहिए, मम्मी मारेगी। वहां से गुजर रहे थे हम, दुकानदार बोला सुमित बाबू सुनिए, आपका स्टूडेंट लोग 1 रुपया के लिए जिद मचा रहा है, कहाँ से चेंज पाएंगे? बोल रहे हैं रोज पढ़ने आते हो, कल ले लेना। तो हम पड़ गए असमंजस में। फैसला किसके हक में सुनाए? दुकानदार के हक में सुनाए, 1 रुपया उसको सहना पड़ेगा स्टूडेंट को। सेकेंड डे का एग्जाम्पल सुनिए। सेकेंड डे 11 रुपया का कुरकुरे खरीदा, खा लिया, उसके बाद 10 का नोट दिया। दुकानदार बोला बेटा 11 रुपया हो गया, कुरकुरे का दाम बढ़ गया है। बोला अंकल 1 रुपया नहीं है। तो बोला मेरा कुरकुरे वापस करो। तो बोला अंकल पेटवा में चल गया, वापस तो नहीं होगा, कल दे देंगे। अब वो जिद करके मांगने लगा। फिर वो दुकानदार चिल्लाया सुमित बाबू सुनिए, आपका बचवा लोग कुरकुरे खा लिया, 11 रुपए का 10 का नोट दिया है। क्या लगता है आज फैसला किसके हक में होगा? स्टूडेंट के हक में। तीसरा दिन की बात सुनिए। 5 रुपया का टाइगर बिस्कुट खरीदा, खा गया और 10 का नोट दिया। दुकानदार बोला 5 रुपया चेंज नहीं है, या तो कल 5 रुपया ले लेना, या तो एगो टाइगर बिस्कुट और ले लो। तो स्टूडेंट बोला हम काहेला एगो और टाइगर बिस्कुट ले, मेरा पेट भर गया है, वो खा के 5 रुपया लौटाइए। वो बोलता है 5 का चेंज नहीं है। फिर हमको बुलाया सुमित बाबू सुनिए। क्या लगता है आज मैं फैसला किसके हक में सुनाऊंगा? किसी के हक में मैं नहीं सुना पाऊंगा। मतलब बोलना चाह रहे लास्ट शेल में 1 तो दे देगा, लास्ट शेल में 2 तो इलेक्ट्रॉन देगा, 3 है तो भी देगा, 4 है तो बोलो टाइगर बिस्कुट हो जाएगा, ना इधर ना उधर। लास्ट शेल में 5 तो बोलो कुरकुरे वाला 3 ले लेगा। लास्ट शेल में 6 2 लेगा। लास्ट शेल में 7, लास्ट शेल में 8, ऑलरेडी स्टेबल, ऑलरेडी। अब देखो शेयरिंग में होता क्या है। शेयरिंग कब होगा समझ में आ गया? बोलो हाँ, टाइगर बिस्कुट वाला केस में शेयरिंग कब होगा? क्लियर हो गया? एक लड़का के पास मोबाइल है और एक लड़का के पास सिम कार्ड है। मोबाइल वाला का जिंदगी अधूरा है बिना सिम कार्ड के, और सिम कार्ड वाला का जिंदगी अधूरा है बिना मोबाइल के। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पर यहाँ नाम सुना सुनी पता चला कि उसका सिम का धंधा है, इसका मोबाइल का धंधा है। दोनों में आपस में दोस्ती हो गई, पर ये दोस्ती मित्रता की दोस्ती नहीं थी, ये दोस्ती मतलब की दोस्ती थी। जितनी देर मोबाइल का जरूरत था उतनी देर वो सिम डाल के रखता है, और जितनी देर सिम को मोबाइल की जरूरत थी, आपस में दोस्ती हो गई, मतलब की दोस्ती हो गई। क्या लगता है ये दोस्ती ज्यादा दिन चलेगा कि कान में आके आकांक्षा विपक्षी पार्टी आके कान में कुछ बोल दी और फूट डाल दी दोनों के कान में डाल के? विपक्ष में है ना, कान में आके कुछ दोनों के बोल दी, यही भानु जानता है तेरे बारे में, अनुराग ऐसे बोल रहा था ना कि बड़का तेज बनता है, चुद्दी को सिम लेकर आता है, बेटा तेज बनता है अपने आप को। अनुराग के कान में डाल दी, जानता है अनुराग भानु क्या बोल रहा था, खाली मोबाइल से होता है, बिना सिम का चला के दिखा दे तो मान जाएंगे, बिना सिम का चालू कर दे। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी दोनों का क्या कर दी, फूट डाल दी। बोलना ये चाह रहे हैं कि शेयरिंग की दोस्ती में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा कि वीक बनेगा। लेकिन जिस बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हुआ वो एगो दे दिए तो दे दिए, अब उस पर मेरा मोह माया नहीं है। हम अपना स्कूटी बेच दिए तो बेच दिए। अब ऐसा नहीं है कि सड़क में जाते हुए लाल स्कूटी देखे और हम ऐसे मुंह लटका ली, अरे मेरा स्कूटी था, कभी यहाँ लगती है तो दुखती है कम है, चुभती ज्यादा है। ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा। आपने पैसा लिया और आपने स्कूटी दिया, शेयरिंग की दोस्ती नहीं थी। बीच में ना बोले। कार्बन आया अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, कार्बन आया अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर।
ठीक है। वहां से मान लो आ गया क्लोरीन अपना 7 को लेकर वैलेंस वाला, कितना वाला 7 को लेकर, एक और क्लोरीन आ गया अपना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर, एक और क्लोरीन आ गया अपना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर, और एक और क्लोरीन आ गया अपना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर। मोबाइल के मालिक को लग रहा था कि ये मोबाइल अलोंग विद द सिम कार्ड मेरा है, और सिम कार्ड के मालिक को लग रहा था कि ये सिम कार्ड अलोंग विद द मोबाइल मेरा है। पर दोनों में से किसका मालिकाना हक ज्यादा है? बोलो, बराबरी का हक है दोनों का, ठीक। ये क्लोरीन को ऐसा लगेगा कि ये जो 7 को एस्ट्रिक से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस्ट्रिक से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो मेरे है ही, और ये जो डॉटवा वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी मेरा है, तो मेरा ऑक्टेट पूरा, ऐसा इसको लग रहा है। इस क्लोरीन को भी लगा कि 7 एस्ट्रिक तो मेरे हैं ही, और ये जो डॉटवा है शेयर्ड पेयर पे अधिकार मेरा है, ये डॉटवा भी मेरा। इसको लगा 7 को एस्ट्रिक तो है ही और डॉटवा भी मेरा, इसको लगा 7 को एस्ट्रिक मेरा और डॉटवा भी मेरा, मतलब शेयर्ड पेयर पे अधिकार मालिकाना दोनों का। अब बीच में कार्बनवा क्या बोलेगा ये सुनो, 4 डॉट्स तो मेरे हैं, उधर से टान लो 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 टान लो, सब तरफ से टान लो। क्या टान लो? एगो टानो, एगो इधर से टानो, एगो इधर से टानो, एगो इधर से टान लो। कितना हो गया? 4 को मेरा डॉट्स अपना और एक एक जो चारों तरफ से टाने हैं, तो 8 हो गया कार्बन का भी। कार्बन की भी ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इस क्लोरीन के ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। This is called covalent bond. Sharing bond of electrons takes place in covalent bond. Sharing takes place. The shared electron is shared between both the two, मालिकाना हक दोनों का। लेकिन हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आया। एग्जाम में इसे फोटो बनाना होगा बाबू, सुन लो। यहाँ इसे क्लोरीन दिखाना होगा, इसे 7 को, और इसे तीर बनाना होगा। तीर बोले तो दे दिया। एक और क्लोरीन आया, ऐसे तीर बनाना होगा। तीर बोले तो, अब यहाँ पे ये क्या हो गए हैं बताएं? 2+ हो गए, देने वाला दानी देके भी प्लस, और ये लेने वाला भिखारी लेके भी, लेने वाले भिखारी लेके भी। तो ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और फिर जाके Mg के ऊपर 2+ और Cl के ऊपर क्रिस क्रॉस करके क्या बना? MgCl2। इसी को 1 मार्क में आता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो तुमको पहचानना होगा कि कोवेलेंटवा का कहानी है कि इलेक्ट्रोवेलेंटवा का कहानी है। अगर ये Al का होता तो 3 गो बूंदा होता। फर्स्ट बूंदा गोज टू फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड बूंदा गोज टू सेकंड क्लोरीन, एंड थर्ड बूंदा गोज टू, तो Al का माथवा पे 3+, और यहाँ पे 3 गो Cl होता, तो क्रिस क्रॉस करके AlCl3। लेकिन NaCl में 1 बूंदा और 1 ही क्लोरीन होता। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जब भी ये बात सुनते हैं मेरे दिमाग में छवि आता है NaCl का, ठीक है, और कार्बन कंपाउंड्स में मेरे दिमाग में छवि आता है पेट्रोल का, ठीक है। अरे मेरे पास झेगे नहीं है ना, इसलिए मैंने इधर ही लिख दे क्या? नहीं लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब सुनो, तुमने नमक में आग लगते देखा है क्या? तुमने नमक में आग लगते देखा है क्या? मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कैच फायर। तुमने पेट्रोल में आग लगते देखा है क्या? मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स कैच फायर। समझे? तुमने नमक को पानी में घुलते देखा है क्या? मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तुमने पेट्रोलवा को पानी में घुलते देखा है क्या? सो दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्या इसमें आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, कैटायन अनायन? जब आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो फ्लो ऑफ आयंस विल टेक प्लेस। फ्लो ऑफ आयंस मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज हुआ तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, सो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट। लेकिन इसमें तो कोई चार्ज बना नहीं है, इसमें तो बस शेयरिंग हो रहा है, इसमें तो बस शेयरिंग हो रहा है। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर से शुरू से मेरा मास्टर आया था, ऐसे बोलता, come on students, electrovalent compounds are good conductor of electricity, electrovalent compounds are good conductor of heat, electrovalent compounds are soluble in water, covalent compounds are not soluble in water, covalent compounds catches fires, covalent compounds are soluble in not soluble in water। ले बेटा, समझे में नहीं आया, बहुत गरीब थे।
फिर दिमाग लगाए कि अच्छा इलेक्ट्रोवेलेंट बोले तो मन में क्या आता है? सावन खत्म, मन में क्या आया सबसे पहले? कल जन्माष्टमी है, सबसे पहले मन में क्या आया? क्या? बोलो स्कूल की छुट्टी। अच्छा छोड़ो, 15 अगस्त से कल क्या मन में ख्याल आया? अरे 15 अगस्त है, बोलो छुट्टी का दिन। उसी तरह से इलेक्ट्रोवेलेंट सुनकर मनवा में क्या ख्याल आया? मनवा में क्या ख्याल आया? अंजलि बोलिए। NaCl। तुमने नमक को पानी में घुलते देखा है क्या? सो इलेक्ट्रिक कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन वाटर। तुमने कभी पेट्रोल को पानी में घुलते देखा है क्या? सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सोल्युबल इन वाटर। तुमने इसे माचिस मारा, नमक में आग लगते देखा है क्या? सो इलेक्ट्रिक कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कैच फायर। लेकिन पेट्रोल में तुमने आग लगते देखा है क्या? सो कोवेलेंट कैचेस फायर। तुमने नमक और क्या था तीसरा? हाँ, में आयंस है क्या? कटायन अनायन है क्या? फ्लो ऑफ आयंस होएगा। फ्लो ऑफ आयंस होएगा तो फ्लो ऑफ चार्ज होएगा। फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप दोनों में से बोलो, मतलब की दोस्ती ये थी ना। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वीक बॉन्ड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स है बट दे हैव। जब बॉन्डवा वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा कि लो होगा? लो। और जब बॉन्डवे स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? 5 को डिफरेंस को समझ में आ गया? याद हो गया? ये लो फोटोवा देखिए, बॉक्स में बना हुआ ये लो फोटोवा दिखा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, व्हाट इज दैट कॉल्ड? बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स। बॉक्स के ऊपर VVI लिख लो, 1 मार्क। बॉक्स के ऊपर VVI लिखो ना रे बाबू, लिखो। अब आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दे आर हार्ड। बोलेगी, चलिए बुझा गया। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सो मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ हाई। तीसरा solubility, these are generally soluble in water. चौथा conduction of electricity, these compounds do not। अच्छा पूरा बतवा सुनो जी, सॉलिड स्टेट में नहीं है, मूवमेंट ऑफ आयन के लिए मोल्टन स्टेट में लाना होगा। पूरा बतवा सुनो, एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में होगा। सूखल नमक से बिजली नहीं पार होगा, गीला नमक से होगा। ठीक है, कुछ रॉन्ग नहीं है। These compounds do not conduct electricity in solid state because movement of ions in solid state is not possible due to rigid structure. But these compounds conduct electricity in molten state. खच्चर खच्चर करके अंडरलाइन करो molten state को। अंजलि बुझा रहा है कुछ? माथा दुख रहा है आपका? कुछ हो रहा है? कष्ट है कुछ? कोई कष्ट है लग रहा है? नींद आ रहा है? ई बप्पा, यहाँ जब लगती है ना, अब इससे ज्यादा हम क्या करें, नींद को भगाएं। चलिए ठीक है। Does ions move freely? बुझा गया ना जी। अब आते हैं मिनरल। क्या होता है बोलो? दादाजी का गड्ढा कोड़े थे पीछे, जो पत्थर मिला था मिनरल। और क्या होता है? ज्ञान क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ABC, मेटलर्जी। पढ़े कि नहीं पढ़ेंगे? अरे लास्ट में एलॉय बच गया, कोरोजन बच गया, कोरोजन। कोरोजन में दम नहीं है, जंग लगना को कोरोजन बोलते हैं, वो आप पढ़े हैं। और एलॉइंग 2-3 तरह के मेटल्स या नॉन मेटल मिक्स करके जो नया बने उसको एलॉय कहते हैं, रट लोगे। छोड़ दे, चैप्टर वा बुझा गया। मित्तल बुझा गया ना? रन आउट मत होने दिया करो, बाकी मछुआ हम निकाल देंगे।